तिजारत हलाल है और सूद हराम है। तो जो चीज़ तिजारत या ट्रेड के प्रिंसिपल्स पे पूरा उतरेगी हम कहेंगे ये जायज़ है, और जो नहीं उतरेगी हम कहेंगे ये नहीं हो सकती। कन्वेंशनल बैंकिंग जो है वो शरिया प्रिंसिपल्स से मैच नहीं करती और उसको फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी अन इस्लामिक जो है वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया। तमाम बिजनेस से नॉन शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट और नॉन शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग या बोरिंग का खात्मा हो, ताकि कंपनी 100% शरिया कंप्लाइंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। इस वक्त पाकिस्तान में 20 के करीब मुदारबा हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। एक जेम बोर्ड पे लिस्टेड है, 19 जो मेन बोर्ड पे लिस्टेड हैं। उनमें इन्वेस्टमेंट पूलिंग हो सकती है और इन्वेस्ट हो सकता है। सिर्फ पिछले एक साल में बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं पाकिस्तानी, उन्होंने बैंकों को छोड़ के अपनी वर्किंग कैपिटल की नीड पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म के सकूक किए। पेंडिंग या कंजम्पशन नीड्स होती हैं, किसी की चीज़ ख़रीद के खा लेनी है मिसाल के तौर पर, या दवाइयाँ खा लेनी हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए अभी पाकिस्तान में शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं जो शरिया इस्लामिक बैंक देते हैं, 99% के करीब मेरी मालूमात के मुताबिक उनकी शरिया कंप्लाइंट इंश्योरेंस और तकाफुल अवेलेबल होती है। देखिए, करेंसी कोई भी डिजिटल फॉर्म में हो, उसको आप अपफ्रंट हराम तो नहीं कह सकते। तो अगर डिजिटल करेंसी आ जाती है, चाहे वो मतलब ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के थ्रू या बिटकॉइन आप नाम भी ले लें, इस टाइप की आ जाती है और उसको लीगली एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है स्टेट लेवल के ऊपर, तो उसको करेंसी कहा जा सकता है शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम काफ़ी टाइम से अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बना रहे हैं, और एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि हर वीडियो के अंदर मैं कमेंट सेक्शन में देखता था कि ये जो इन्वेस्टमेंट की बातें आप कर रहे हैं ये इस्लामिक हैं या नहीं है। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, और उसके लिए हमने इनवाइट किया है तारिक नसीम साहब जो कि HOD हैं इस्लामिक फ़ाइनेंस के SECP पे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि दिसंबर 11 और 12 के ऊपर एक इस्लामिक कैपिटल मार्केट के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके पर भी हम बात करेंगे आगे जाके प्रोग्राम में। सो अभी हम बात करते हैं तारिक भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तारिक भाई, बिफोर इवन स्टार्टिंग अगर आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें कि आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड यहाँ तक क्या है। तो ये मैं बाय क्वालिफ़िकेशन एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ, और अभी मेरी PhD चल रही है इस्लामिक फाइनेंस में फाइनल स्टेज पे। और बाय प्रोफेशन मैं कैपिटल मार्केट से पिछले 26 सालों से वाबस्ता हूँ। 8-9 साल मैंने एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म मैनेज की, और पिछले 17-18 साल से मैं SECP में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सर्विसेज देता रहा हूँ। अब चूँकि स्पेशलाइजेशन इस्लामिक फ़ाइनेंस की रिक्वायर्ड है, तो मैं पिछले 2 सालों से जो SECP का इस्लामिक फ़ाइनेंस का डिपार्टमेंट उसको हेड कर रहा हूँ, और जो ड्राइव है हमारी इस्लामाइजेशन ऑफ इकोनॉमी या फाइनेंशियल सिस्टम की, उसको मैं लीड कर रहा हूँ फ्रॉम SECP पर्सपेक्टिव। अच्छा सर, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम एन इस्लाम के पर्सपेक्टिव से जब हम एक हिलाल या इस्लामिक वे में हम बात करते हैं, तो व्हाट इज़ द होल पर्पस ऑफ कि ये हलाल और हराम की जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट कि वाई इस्लाम एज ए रिलीजन प्रीच अबाउट कि हलाल तरीके से हमें करना चाहिए, उसका मेन अगर एसेंस आप बता दें। देखिए, फंडामेंटली और फाउंडेशनली तो आप जानते ही हैं कि कुरान में अल्लाह ने ह्यूमन क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव बता दिया है, और ये फरमा दिया है कि अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को पैदा ही इसलिए किया कि वो उसकी इबादत करेंगे। अब इस इबादत के मल्टीपल डायमेंशंस हैं। एक तो रिचुअल्स हैं जैसे नमाज है, ज़कात है, सदक़ात हैं, और बाकी बदनी और माली इबादत हैं। और दूसरी हमारी डीलिंग्स हैं, डे टू डे अफेयर्स हैं, जो हम मैन टू मैन रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ मामलात करते हैं। उसको भी अगर अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए प्रिंसिपल्स के मुताबिक हम करते हैं, तो ही हम अपनी क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं। तो इस वजह से एज़ अ मुस्लिम हमारी ये ऑब्लिगेशन है, क्योंकि हमने इस्लाम में ये एक्सेप्ट किया है कि हमने अपनी विल अल्लाह के आगे सबमिट कर दी है। अब हम अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारेंगे जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, और ये वादा हम अल्लाह से
इस दुनिया में आने से पहले भी कर चुके हैं कि हम आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक ही अपने तमाम मामलात करेंगे। तो इसलिए फ़ाइनेंस में हमारी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक होना ज़रूरी है। और फ़ाइनेंस चूँकि एक मेन पार्ट है हमारी डे टू डे लाइफ का, तो हम ज़्यादा फोकस, जो आज की डिस्कशन का सब्जेक्ट भी है, हम फाइनेंस के रिलेटेड जो वाई इस्लामिक फ़ाइनेंस पे ज़्यादा हम बात कर पाएंगे। आप लोगों ने पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट तो देखी होगी, इट इज़ राइट नाउ ऑन एन ऑल टाइम हाई। मैंने कुछ अर्सा पहले अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अप एंड डाउन हो रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू करेक्ट इटसेल्फ, इट इज गोइंग टू गिव यू ग्रेट रिटर्न्स। और आज हमने वो होता हुआ अभी देख लिया, बट स्टिल अगर हम डॉलर में देखें तो स्टॉक मार्केट अभी भी डिस्काउंट में है। अब जाहिर है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार स्टॉक मार्केट में पैसा तो बनाना है, समझ भी आ गई है, लेकिन कैसे बनाया जाए। तो आई हैव ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज सरमाया ने अपनी नई प्रोडक्ट ज़र बाय सरमाया लॉन्च की है, जहां पर आप अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स हों, फिजिकल करेंसीज हों, म्यूचुअल फंड्स हों या गोल्ड हों। और अगर आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की और आपको ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट द ट्रेनिंग्स बाय सरमाया। उसमें वो स्टार्टर्स के लिए कैपिटल मार्केट्स की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपको एक्जैक्टली समझ आएगा कि ये सब कुछ काम किस तरह करता है और कौन सी सही चीज़ है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फॉर दोज जो कि इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं लेकिन उनको लॉसेज हुए हैं, दे कैन टेक द टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास, जहां पर वो आपको एक्सपर्ट टेक्निक्स बताएंगे कि किस तरीके से आपने इंश्योर करना है कि आपका लॉस मिनिमल हो और आपके रिटर्न्स मैक्सिमम हो। सो चेक आउट ज़र बाय सरमाया एंड द ट्रेनिंग्स इन द लिंक डाउन बिलो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो सर अगर मैं यही पूछूं कि वाई इस्लामिक फाइनेंस, इसी टॉपिक से स्टार्ट कर लें। जी, इसी से स्टार्ट करते हैं। देखें, इसका बुनियादी प्रिंसिपल तो ख़ुद अल्लाह करीम ने कुरान पाक में दे दिया। जब अल्लाह ने फरमाया कि वह हल्लल्लाहु बै व हर्रम रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। अब ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल है जिस पे बहुत आसान है इसकी इंटरप्रिटेशन। हर वो माली मामलात, इकनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स जो ट्रेड के प्रिंसिपल्स पे पूरा उतरेंगे वो हलाल है, और हर वो मामला जहाँ पैसे से पैसा बनाने की बात होगी, जहाँ ट्रेड नहीं होगी, जहाँ गुड्स और सर्विसेज की ट्रेड इन्वॉल्व नहीं होगी और वहाँ लेंडिंग का आंसर होगा, यानी पैसे से पैसा बनाने का, डायरेक्ट पैसे से पैसा बनाने का और लेंडिंग पे रिटर्न लेने का एलिमेंट आ जाएगा, तो वो हराम हो जाएगा। अब इसकी फिर आगे बहुत सी डिटेल्स हैं कि किस टाइप की ट्रेड होगी, किस टाइप की डीलिंग होगी, तो क्या प्रिंसिपल्स और शराइत होंगी जो ज़ाहिर है शरिया ने आगे जाके दी हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर आप ये समझें कि हलाल और हराम की जो तमीज़ है फ़ाइनेंस में या इकॉनमी में, वो यही है कि तिजारत हलाल है और सूद हराम है। तो जो चीज़ तिजारत या ट्रेड के प्रिंसिपल्स पे पूरा उतरेगी हम कहेंगे ये जायज़ है, और जो नहीं उतरेगी हम कहेंगे ये नहीं हो सकती, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है कि तिजारत में भी फिर उसूल हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो ये ज़ाहिर है शरिया प्रिंसिपल्स हैं जो हमें कुरान और हदीस से, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और फ़ुक़हा के राइटिंग से, अहादीस से, बुक से हमें मिलते हैं कि हमें एक्चुअली किन चीज़ों को टारगेट करना है कि जिनकी बेसिस पे हम डिटरमिन कर सकें कि ये चीज़ तिजारत में दाखिल हो रही है या रिबा में दाखिल हो रही है। तो वो प्रिंसिपल्स भी बेसिकली, अगर मैं एक लफ्ज़ में आपको कहूँ कि जो शरिया के प्रिंसिपल्स हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम इस दुनिया में भी कामयाब हों और अगली दुनिया में भी कामयाब हों, और इस दुनिया में भी जस्टिस और फेयरनेस हो और लोगों के साथ डीलिंग में भी, और वहाँ भी तो अल्लाह ने इंसाफ करना ही करना है हर एक के साथ। तो बुनियादी तौर पर दुनिया में जो मामलात हैं वो एक और कुरानिक प्रिंसिपल है कि ना किसी पे जुल्म करो, ना कोई आप पे जुल्म करे, ला तुज़लिमून व ला तुज़लमून। तो उस प्रिंसिपल की बेसिस पे जब तिजारत की जाती है गुड्स की, सर्विसेज की या हाइब्रिड चीज़ों की, तो उसको हम कहते हैं कि ये जायज़ कैटेगरी है, ये आप कर सकते हैं। और एक और बुनियादी उसूल जो फ़ुक़हा ने हमें बताया है कि तिजारत के रेफरेंस से, ट्रेड और फाइनेंस के रेफरेंस से, वो है जनरल परमिसिबिलिटी का रूल। जनरल परमिसिबिलिटी का रूल ये है कि किसी चीज़ के हराम होने को साबित करना होगा, वरना वो परमिसिबल है। यानी जितने डीलिंग के मामलात हैं, कस्टमरी हैं, हमारे सोसाइटी में राइज हैं, हम उनको हराम नहीं कहेंगे जब तक हमें स्पेसिफिकली पता ना चल जाए कि किस शरिया रूल और प्रिंसिपल को ये वायलेट कर रहे हैं या कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो जब तक ऐसी चीज़ें नहीं हैं हमारे नॉलेज में या हमारे रेडार पे, तो हम चीज़ों को जनरल परमिसिबिलिटी के प्रिंसिपल पे देखेंगे, यानी खामखा शक या उस तरफ जाने की जो है वो ज़रूरत या हाजत नहीं होती जनरल पब्लिक को।
और एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो जिस तरह काफ़ी जैसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके ऊपर कोई मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी दिया हुआ है कि ये जायज़ है, ये इस्लामिक तौर पे ठीक है, तो एज एन इन्वेस्टर अगर मैं ख़ुद किसी जगह पे इन्वेस्टेड हूँ और वहाँ पे मुझे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक लाइसेंस उस पर मिलता है, डू आई स्टिल नीड टू रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग कि इसके अंदर फर्दर मैं देखूँ कि वाकई ये किस पर्टिकुलर एरिया में डील करता है, या फिर अगर एक मुफ्ती ने जब डिक्लेयर कर दिया तो दैट इज़ इनफ फॉर मी कि मैं उस पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ? देखिए, बुनियादी तौर पर तो हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो इल्म ले, सीखे, तहकीक करे, और कुरान में भी आपको जगह जगह इस तरह के एडवाइस मिलते हैं कि आप गौर करें, फ़िक्र करें, सोचें, निशानियाँ तलाश करें। तो एक्सप्लोर करना तो कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, वो तो देखते रहना और एक्सप्लोर करते रहना, अपनी नॉलेज बेस को बिल्ड करते रहना, चीज़ों की रैशनैलिटी को क्वेश्चन करते रहना, ये तो एक मुसलमान से एक्सपेक्टेड है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जो अल्लाह का अहकाम है उन पे हम आंखें बंद करके ईमान रखते हैं, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं उनको रैशनल पे फ़िल्टर करना कोई गलत बात नहीं है, देख लेना चाहिए। हज़रत शेख तकी उस्मानी साहब लेजेंड हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, जो इस्लामिक फ़ाइनेंस में एक अथॉरिटी माने जाते हैं, और इस वक्त भी जो ग्लोबल बॉडी है शरिया स्कॉलर्स की, आयोफी के प्लेटफॉर्म पे बहरीन में, उसके शरिया बोर्ड को वो चेयर करते हैं। तो ज़ाहिर है वो ग्लोबल अथॉरिटी हैं, और जब वो एक चीज़ के ऊपर एक व्यू दे देते हैं तो उसके ऊपर जाने में कोई हर्ज भी नहीं होता, और रिकमेंडेड है कि आप उनकी बात को माने, क्योंकि उनकी बात के पीछे बहुत सारी रिसर्च, रीजनिंग, शरिया इंटरप्रिटेशंस, लॉ ऑफ द लैंड की इंटरप्रिटेशंस वो शामिल होती है। वो ऐसे ही हवा में बात नहीं करते, और फॉर दैट मैटर कोई भी आलिम ऐसे हवा में बात नहीं करते। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, और बहुत एक बैकग्राउंड होता है उनके नॉलेज बिल्डिंग का, बेस का, एक्सपीरियंस का, क्वालिफ़िकेशन का, जो उनको इस काबिल बनाता है कि वो ओपिनियंस देते हैं। तो उनकी ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो तरीक़ेकार राइज है उलमा की राय का एहतराम का, वो कलेक्टिव इज्तिहाद की फॉर्म में आयोफी में मौजूद है, जहाँ पर शरिया स्टैंडर्ड्स पब्लिश होते हैं जो तमाम स्कूल ऑफ थॉट के उलमा की रिप्रेजेंटेशन से बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो इस्लामिक फ़ाइनेंस के रेफरेंस से डिसीजंस आ गए हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स आ गए हैं, रूल ऑफ द ट्रांजैक्शंस आ गए हैं, वो तो उस पे तो मेरे ख्याल में मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहूँ तो उस पे तो रिलाई करने में किसी भी किस्म का कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। इसी तरह जो नेशनल लेवल की बॉडीज़ होती हैं, जैसे स्टेट बैंक की शरिया एडवाइज़री कमेटी है, CCP की शरिया एडवाइज़री कमेटी है, जब वहाँ से भी एक चीज़ आ जाती है तो वो भी एक कानून का दर्जा पाकिस्तान में रखती है और जनरल पब्लिक के लिए काफ़ी है। और उसके बाद जो जिन उलमा को फॉलो करते हैं, जो जिनके बारे में आप ये श्योर हैं कि वो इल्म व अमल में इस लेवल पे हैं कि उनकी तकलीद की जानी चाहिए और उनको फॉलो किया जाना चाहिए, तो उनके जो गाइडेंस है उस पर रिलाई करने में बिल्कुल कोई मज़ाइका नहीं, और होनी भी चाहिए। और बिल्कुल उसी तरह से मिसाल है जैसे आप अपने मर्ज़ के रेफरेंस से इंटरनेट से बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर की राय को अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उस पर प्रेफर इसलिए करते हैं कि आपने मेडिकल की तालीम नहीं ली हुई, उन्होंने ली हुई है, तो वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो हज़रत शेख मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अल्लाह उनकी सेहत और ज़िंदगी को मज़ीद दराज करे और उनके फैज़ को और आम करे। तो उनसे और जो बाकी उलमा है, जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के भी जो आलिम हैं और पूरे पाकिस्तान में हैं, और बहुत ही पाए के उलमा बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स में भी मौजूद हैं, तो उनसे रहनुमाई लेने में और उनकी बातों पे रिलाई करने में कोई हर्ज नहीं है और रिकमेंडेड है, अनलेस अनटिल आपके पास रैशनल हो, वो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस हो जिनके बेसिस के ऊपर आप जो हैं वो डिफरेंट राय कायम करने की पोजीशन में। अभी हम सर प्रोग्राम से पहले भी हम एक डिस्कशन कर रहे थे जिसमें हमने की प्लेयर्स इन द इस्लामिक उसके ऊपर कि जिस पे एक नॉर्मल इंसान भी हो सकता है और एक की इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। अगर उस पर आप थोड़ा सा फोकस करें कि ये कौन से लोग होते हैं और किस तरह ये प्ले करते हैं एक सोसाइटी के अंदर। देखिए, पहली चीज़ तो मेरा ख्याल है, इससे पहले थोड़ा सा पीछे हम चले जाते हैं कि हमें ये देखना चाहिए, जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हम पहले ये देखें कि फ़ाइनेंस एग्जिस्ट क्यों करता है, मकसद क्या है उसका ना। जैसे आप कोई भी कारोबार करते हैं, कोई भी इकनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, आपको सरमाए की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जिस तरह हम इकनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये मिलते हैं तो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं जिनकी बेसिस पे इकनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो सरमाया, ये कैपिटल, उसका एक बुनियादी हिस्सा होता है। तो ये करता क्या है? ये
इसके 2-3 फंक्शंस हैं। इसके एक फंक्शन तो ये है कि जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसे की ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी करे, वो सरमाया अवेलेबल करे, यानी जहाँ फंडिंग नीड है उस फंडिंग नीड को जो है वो फुलफ़िल करे। दूसरा इसका पर्पज़ है कि जहाँ इन्वेस्टमेंट नीड है, जहाँ सरप्लस फंड्स हैं, वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट नीड्स पर पूरे करने के लिए एवेन्यू दे। और तीसरी और आखिरी बात ये है कि जो ट्रांजैक्शनल नीड है हमारी, जब हम ख़रीदो फ़रोख्त लेन देन करते हैं, पैसा इधर से उधर भिजवाते हैं, तो फाइनेंशियल सिस्टम को वो काम करना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर जो ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसका काम इकनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट और सप्लीमेंट करना होता है। ये अलग से कोई एक्टिविटी नहीं, बल्कि इकनॉमिक एक्टिविटी की सपोर्ट और सप्लीमेंट करने की एक एक्टिविटी है। अब जब फाइनेंशियल सिस्टम की हम बात करते हैं तो उसको आप डिफरेंट तरीक़ों से बांट सकते हैं। मिसाल के तौर पर फाइनेंशियल सिस्टम को आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मार्केट्स में भी बांट सकते हैं, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग में भी बांट सकते हैं, कैपिटल मार्केट और बैंकिंग में भी बांट सकते हैं, और बाकी डिफरेंट सेगमेंट्स में भी बांट सकते हैं। तो लेकिन अगर लेमन लैंग्वेज में कहें तो फाइनेंशियल सिस्टम में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सरमाया मुहैया करते हैं, जिनको हम प्रोवाइडर्स ऑफ फंड कहते हैं या इन्वेस्टर्स कह लें। दूसरे वो जो फंड्स को यूज़ करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट्स और कंपनीज़ हैं, ये फ़ंड सीकर्स होते हैं, ये फ़ंड रेज़ करते हैं, इनको पैसे की ज़रूरत होती है। और तीसरे वो प्रोफेशनल्स, इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल्स होते हैं जो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, यानी प्रोवाइडर्स ऑफ फंड और यूज़र्स ऑफ फंड के बीच में वो इंटरमीडिएशन करते हैं, सर्विसेज देते हैं मुख्तलिफ तरह की, और इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं और मार्केट भी हो सकती है, जैसे बैंक है, जैसे क्या स्टॉक मार्केट है, ये लोगों को कनेक्ट करती है कि वो पैसा एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो मुंतकली या चैनल जो सेविंग की चैनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो कर सके। तो जब हम देखते हैं कि कैपिटल मार्केट हो या बैंकिंग मार्केट हो, इनका मकसद एक ही है कि सरमाए की जो ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की और फ़ंड रेजिंग की जो या कैपिटल रेजिंग की जो ज़रूरत है उसको पूरा करना, और बीच में इंटरमीडिएशन के थ्रू इसको लेके आना। तो फिर उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम में दुनिया भर में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें बैंकिंग, मनी एक्सचेंज कंपनी का एक सेगमेंट है, इस्लामिक कैपिटल मार्केट इस्लामिक फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या कैपिटल मार्केट्स जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेगमेंट है, फिर इंश्योरेंस या तकाफुल इंडस्ट्री एक और सेगमेंट है, और एक और बड़ा सेगमेंट जो आज के दिन में सबसे ज़्यादा फ्लश कर रहा है या जिसमें ज़्यादा लोग आते हैं वो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जिसमें फिनटेक्स आते हैं और बाकी NPFCs आती हैं और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो खदोखाल या ये जो स्ट्रक्चर है आपको फाइनेंशियल सिस्टम में थ्रू द वर्ल्ड मिलता है, और यही पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करता है। और सर इसी से मैं अगर कंट्रीब्यूट करूँगा कि नॉर्मली ना जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कैपिटल चाहिए होता है किसी भी बिज़नेस को इनिशिएट करने के लिए या इवन ग्रो करने के लिए भी। एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ये है कि कोई भी बिज़नेस जिसने बैंक से 1 रुपया भी लिया हुआ है वो एक नॉन इस्लामिक बैंक कंपनी होगी या कुछ हो गया, यानी कि लेंडिंग फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन जो कि बैंकिंग है, रिगार्डलेस के अभी तो ये भी कॉन्सेप्ट है कि इस्लामिक से भी ले रहे हो, नॉन कन्वेंशनल से भी ले रहे हो, तो वो बिज़नेस ही आराम है, आपको इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो अगर थोड़ा इस पे आप एम्फेसाइज कर दें कि जो कंपनीज़ हैं जो कि स्टॉक मार्केट पे भी लिस्ट हुई हैं, मोर देन 50% ऑफ द कंपनीज आर इस्लामिक, लेकिन उसमें से कुछ कंपनीज ने शायद बैंक से पैसे भी लिए होंगे टू ग्रो देयर बिजनेस। तो उस कॉन्सेप्ट में इस्लामिक में क्या चीज़ है जो कैपिटल के ऊपर बिज़नेस को ग्रो कर रहे हैं? देखिए, बिज़नेस के लिए पैसा रेज़ करना तो एक जायज़ ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत भी है, कंपनी की ज़रूरत भी है, हर एक को पैसे की ज़रूरत है ताकि वो बिज़नेस एक्टिविटी, इकनॉमिक एक्टिविटी और अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा कर सके। अब ये पैसा रेज़ करने का तरीक़ाकार क्या है, इसके ऊपर हमें देखना पड़ता है कि इसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि ये जायज़ या नाजायज़ है। जैसे कोई कन्वेंशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कन्वेंशनल बैंक से पैसा रेज़ करता है तो वो प्योर लैंडिंग होती है, लोन की कॉन्ट्रैक्ट होती है, और उसके ऊपर चूँकि जो प्रीडिटरमिनेड रेट ऑफ रिटर्न देना होता है वो सूद के ज़ुमरे में आता है, और फेडरल शरीयत कोर्ट की रिसेंट जजमेंट में भी उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो कन्वेंशनल बैंकिंग जो है वो शरिया प्रिंसिपल्स से मैच नहीं करती, और उसको फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी अन इस्लामिक जो है वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया। दूसरी तरफ जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इस्लामिक बैंक्स होते हैं वो लेंडिंग नहीं करते, वो फाइनेंसिंग करते हैं। फाइनेंसिंग में फिर वही प्रिंसिपल आता है जो मैंने शुरू में जो सूरह बकरा की जो आई थी कि तिजारत को अल्लाह ने हराम किया, सूद को, तो वो तिजारती बेस के ऊपर पैसे की फराहमी है। तो उसको आप इन्वेस्टमेंट कह लें, उसको आप फाइनेंसिंग कह लें, उसको आप लेंडिंग ना कहें तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि लेंडिंग की टर्म नॉर्मली कैश लोन जो है वो होता है, और फाइनेंसिंग ये होता है कि आपने वही ज़रूरत है बिज़नेस की, उसको पूरा करने का तरीक़ाकार वो है जो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम किया हुआ है। तो जब वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाती है शरिया प्रिंसिपल्स के मुताबिक, तो उसमें कोई मुज़ायका और हरज नहीं होता, वो जायज़ परफेक्टली हो जाती है। इसी तरीके से एक जो चैलेंज था दुनिया भर में वो ये था कि
हर जगह पर डुअल फाइनेंशियल सिस्टम या कन्वेंशनल डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो ऐसी सूरतों में ये प्रैक्टिकल नहीं है बहुत सी कंपनी और बिजनेसेस के लिए कि वो 100% शरिया कंप्लाइंट बिजनेस के अलावा कोई और फाइनेंसिंग ना ले। सारे के सारे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर ख़ास तौर पर वो कन्वेंशनल प्रिंसिपल्स पे ही काम कर रहे थे प्रीडोमिनेटली। तो इस वजह से ये एक इशू सामने आया कि फिर तो कोई भी बिज़नेस आप शरिया कंप्लाइंट कह ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि एक बिज़नेस की हर चीज़, हर फाइनेंसिंग, हर बोरिंग और हर इनकम का एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट एवेन्यूज हो। ऐसा हो जाए तो सबसे आइडियल है और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भी यही है। तो फिर ग्लोबली आईओफी के प्लेटफॉर्म से शरिया स्क्रीनिंग का एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ, जिसमें टॉलरेंस लेवल दे दिए गए और मुख्तलिफ इकॉनमी में प्रिंसिपल्स बेस लिमिट्स लगा दी गई कि अगर इस हद तक शरिया कंप्लाइंट शरिया नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट है और इस हद तक शरिया नॉन कंप्लाइंट बोरोइंग की हुई है और इस हद तक नॉन शरिया कंप्लाइंट जो है वो इनकम का पार्ट बन रही है, तो वो एक्सेप्टेबल है फॉर द टाइम बीइंग और उस इंस्टीट्यूशन को या उस कंपनी को शरिया कंप्लाइंट कहा जाएगा। उन्हीं प्रिंसिपल्स की बेसिस पे पाकिस्तान में पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में जो शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है वो SECP ने अपनी शरिया गवर्नेंस रेगुलेशंस के अंदर अप्रूव किया हुआ है, जिसमें थ्रेशोल्ड दिए हुए हैं अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए जो पाकिस्तान में हैं और उनके हिसाब से वो क्राइटेरिया दिए हुए। ये क्राइटेरिया परमानेंट नहीं है, ये वक्तन फ़वक्तन रिव्यू होने हैं और इनको इम्प्रूव होना है और इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि तमाम बिज़नेस से नॉन शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट और नॉन शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग या बोरोइंग का ख़ात्मा हो, ताकि कंपनी 100% शरिया कंप्लाइंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। तो उसके लिए ये अभी एक कह लें कि आप एडहॉक अरेंजमेंट या टेम्परेरी अरेंजमेंट है, जब तक हमारा फाइनेंशियल सिस्टम ओवरऑल कन्वर्ट नहीं हो जाता एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी ज़्यादा लोग ना, जब हम भी म्यूचुअल फ़ंड इस्लामिक के तौर पर मैंने काफ़ी वीडियोस भी की हुई हैं, लेकिन समहाउ दे कंफ्यूज कि यार म्यूचुअल फ़ंड भी उस तरह ही काम कर रहा है जिस तरह के बैंक काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल रिस्क तो कोई भी नहीं है। हम जब लो रिस्क म्यूचुअल फ़ंड की बात करते हैं जिसमें मनी मार्केट आ जाते हैं और उसमें इस्लामिक में भी काफ़ी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, और आप उसके ऊपर कहें यार आप इस्लामिक सेविंग अकाउंट पे ना रखें क्योंकि वहाँ पे कंपैरेटिवली कम प्रॉफिट आपको मिलता है, लेकिन इस्लामिक मनी मार्केट या इस पे ना आपको बेहतर प्रॉफिट का रिटर्न भी मिलता है। तो जो लोगों की कन्फ्यूजन यहाँ पे भी है कि यार वहाँ पे भी ये लॉजिक यही होती है कि इसमें और बैंक में क्या डिफरेंस है, या बैंक में उस तरह क्या करें। तो इसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ये म्यूचुअल फंड लो रिस्क जो इस्लामिक हैं दे आर ऑल्सो, यानी कि इस्लामिक तरीके से ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है आपको रखने का। नहीं, इसमें मैं दो पहले बुनियादी फ़िलोसफिकल बात करूँगा। देखें, शरीयत या इस्लाम हमसे ये डिमांड करता है कि हम एक्सीलेंस के लिए हमेशा कोशिश करते रहें। वो हमारे हर स्फेयर ऑफ लाइफ में है कि हमने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी एक्सीलेंस पे जाना है, अपनी जो पब्लिक लाइफ है या जो डीलिंग्स हैं उनमें भी एक्सीलेंस में जाना है, अपनी क्वालिफ़िकेशन को भी हमेशा इंप्रूव करते रहना है। ये सारी हमसे एक्सपेक्टेशन है। दूसरी तरफ जब हम शरिया के ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो उसमें एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी जो वेल्थ है, जो हमारे एसेट्स हैं या असासा जात है, उनको प्रोटेक्ट भी करना है। बल्कि कुरान पाक में एक जगह पर एक हुक्म आया यतीमों के रेफरेंस से, कहा गया कि यतीमों के मालों को ऐसा ना छोड़ दो कि ज़कात उनके माल को खा जाए। तो उससे आप ये भी इन्फर कर सकते हैं कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और ग्रो करना हमारी सॉर्ट ऑफ ऑब्लिगेशन है, हमें ये करना है, ऑप्शन नहीं है हमारा। ठीक है, जब हमारी ऑब्लिगेशन है तो फिर हमें सीखना होगा कि हम अपने जो लिमिटेड एसेट्स हैं उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। ठीक है, फिर हमारी डिफरेंट लाइफ साइकिल्स हैं। यंग एज में हम ज़्यादा रिस्क टेकर्स होते हैं, मिडिल एज में हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है और आखिरी एज में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो फिर हमें अपने रिसोर्सेज को अपनी रिस्क टेकिंग एपेटाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज करना होता है। तो फिर हम देखते हैं कि हमें कहाँ मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है, कहाँ हम रिस्क और रिवॉर्ड को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। तो फिर हमारे सामने एवेन्यूज़ आते हैं, जिसमें इस्लामिक बैंकों में सेविंग अकाउंट्स का खोलना एक ऑप्शन है, इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना दूसरा ऑप्शन है, डायरेक्ट उन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना जिनमें इस्लामिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक तीसरा ऑप्शन होता है। और ये डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोगों के लिए होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई रिस्क अवर्स है, यानी 60 साल से ऊपर का है, उसको रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल, और वो उसको रिटर्न से ज़्यादा प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए एडवाइजेबल होगा कि या तो वो बैंक डिपॉजिट में चला जाए जहाँ पर गारंटीड है उसको पैसे वापस मिल जाएंगे। प्रोटेक्शन के बहुत से मेयर्स हैं बैंकों में जहाँ से उसका पैसा महफूज रहेगा लेकिन रिटर्न कंपैरेटिवली कम मिलेगा।
दूसरी स्टेज आती है जहाँ पर आप चाहते हैं नहीं, मुझे एक रिटर्न भी ज़्यादा जो है ना वो टारगेट करना चाहिए, मेरी नीड्स उस तरह की हैं, तो फिर आप जो है ना वो म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में जाते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि आपकी खुद की एक्सपर्टी नहीं है डायरेक्ट फाइनेंशियल मार्केट में एक्सपोजर लेने की, तो आप फाइनेंशियल फंड मैनेजर जो एक्सपर्टीज़ हैं उनके पास जाएं, वो थोड़ी सी अपनी फ़ीस चार्ज करेंगे बीच में से और मेरे फ़ंड को ऑप्टिमम रिटर्न पे लेके आएंगे। वो तीसरा कैटेगरी होती है जहाँ पर आप फाइनेंशियल सिस्टम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको रिस्क एपेटाइट भी आपका ज़्यादा है, तो आप फिर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाके कंपनीज़ के शेयर्स ख़रीदते हैं, आप डायरेक्ट सकूक में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या कॉरपोरेट के हों। और ऐसे इन्वेस्टर्स को नॉर्मली हम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर या हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स कहते हैं, जो जिनकी एबिलिटी रिस्क लेने की भी ज़्यादा होती है और जिनकी नॉलेज बेस भी इतनी होती है कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं जाके मार्केट में। तो जो फाइनेंस हमें सिखाता है वो ये है कि हमें थोड़ी हर जगह पे एक्सपोजर हमारा ज़रूरी है। हमने पूरा रिस्क एक जगह पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे वो कहते हैं ना कि डोंट प्लेस ऑल एग्स इन वन बास्केट वाला वो प्रिंसिपल भी है। तो हमें बैंक डिपॉजिट्स की भी ज़रूरत है, हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत है, और हमारे पास ऑप्शन है मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन नॉर्मली जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दूँ या आपकी मिसाल लूँ, तो हम लोग प्रेफर करते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाना। इसकी वजह यह है कि वहाँ मेरा रोल कम होता है और रिटर्न बैंक डिपॉजिट्स की निस्बत ज़्यादा होता है। मैंने खुद मैनेज नहीं करना था, मेरा एक प्रोफेशनल फ़ंड मैनेजर है जो मैनेज कर रहा है और मेरे बिहाफ पे वो इन्वेस्टमेंट करेगा और मुझे एक ऑप्टिमम रिजल्ट देगा। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पैसे चूँकि पूल होकर इन्वेस्ट होते हैं तो रिस्क और रिटर्न जो है ना वो ब्रॉड हो जाते हैं और सारा रिस्क मेरे पास नहीं आता, और इसी तरह से रिटर्न भी थोड़े मुझे बेहतर मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक डिपॉजिट्स। तो इस्लामिक म्यूचुअल फंड ज़ाहिर है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह इस्लामिक बैंक के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो मुदारबा प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, यानी बैंक जो है वो फ़ंड मैनेजर के तौर पर काम करता है और पैसे आपके बिहाफ पे डिफरेंट वेंचर्स में लगाता है, वहाँ से जो रिटर्न आते हैं उसमें से अपना शेयर रख के बाकी इन्वेस्टर को पास ऑन कर देता है। इसी तरह म्यूचुअल फ़ंड में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि म्यूचुअल फ़ंड में जो फ़ंड मैनेजर होता है वो पैसे प्रोवाइड करने वालों का यानी इन्वेस्टर्स का एजेंट होता है, तो एजेंट के तौर पर मैनेजमेंट करता है पाकिस्तान में और उस मैनेजमेंट की अपनी फ़ीस लेता है और उस मैनेजमेंट फ़ीस के एवज़ जो है ना आपके पैसे के रिस्क और रिवॉर्ड आपकी तरफ शेयर कर देगा। अगर लॉस होगा तो लॉस आप तक आ जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो वो एजेंसी एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट कर रहे हैं। एक और इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में जिसको मुदारबा कहते हैं, ये शरिया कंप्लाइंट एक और इंस्टीट्यूशन है जो 1980 से पाकिस्तान में मौजूद है और ये वाला इंस्टीट्यूशन भी मुदारबा प्रिंसिपल पे चलता है, यानी फ़ंड मैनेजर जो है वो प्रॉफिट में शेयर करता है ना कि फ़ीस लेता है जिस तरह बैंक में होता है। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों शरिया कंप्लाइंट जो एवेन्यूज़ हैं, ख़ासतौर पर इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर तो फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट भी बड़ा क्लियर कट डिसीजन आ गया नेशनल लेवल के ऊपर कि वो एक अल्टरनेट एक्सेप्टेबल अल्टरनेट है कन्वेंशनल फाइनेंस का एज विद रेफरेंस टू दी जो कंडीशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिबा के ऊपर। तो वो एक जायज़ एवेन्यू है फ़ंड पार्क करने का, इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फ़ंड एक और जायज़ एवेन्यू है और उसके अलावा फिर मार्केट में जायज़ एवेन्यूज़ भी मौजूद हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए। अब अगर हम एज एन इन्वेस्टर बात करें, व्हाट आर दी पॉसिबल अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट इस्लामिक तौर पे? अब या आपने मुदारबा की भी बात की, सो मुदारबा इज़ पब्लिकली अवेलेबल विया म्यूचुअल फंड, विया स्टॉक मार्केट, या आप डायरेक्टली जाके भी उन पे कर सकते हैं? और इसके अलावा क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अगर मैंने इस्लामिक तौर पे इन्वेस्ट करना हो? सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग तो चलो एक ऑप्शन आती है, लेकिन अगर हमने डिफरेंट उसमें भी करना हो तो क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन होंगे एज एन इन्वेस्टर? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि आप जब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपकी लॉस टॉलरेंस कितनी है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। और सारी इन्वेस्टमेंट हमेशा एक जगह पे नहीं करनी चाहिए, ठीक। इन बुनियादी जो फाइनेंस के प्रिंसिपल होते हैं इन्वेस्टमेंट, उनके अलावा उनसे आगे की बात करें तो हमारे पास हमें ये देखना है कि हम लाइफ साइकिल में किस लेवल पे खड़े हैं। मैंने बिलो 30 हैं, 30 से 50 के बीच में हैं या 50 अबव हैं। इन एज ब्रैकेट से हमारा रिस्क एपेटाइट चेंज हो जाता है। जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी चूँकि अभी एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो काफ़ी पड़ी हुई होती है, तो उनको रिस्क को कवर करना जो है वो आसान होता है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, वो नीचे चली गई, तो उनके पास अभी 25-30 साल एक्सपेक्टेड लाइफ है, वो लॉस रिकवर होने के बहुत अच्छे चांसेस मौजूद होते हैं क्योंकि लॉन्गर रन में स्टॉक मार्केट ने रिवर्स हो जाना होता है। लेकिन अगर मेरी एज का कोई बंदा है, 50 से ऊपर का कोई बंदा है, तो वो उसके लिए फिर स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट एक्विटी इन्वेस्टमेंट में एक्सपोजर लेना कंपैरेटिवली रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि उसका रिस्क एपेटाइट कम हो गया होता है, अनलेस कि उसके पास एक्सपर्टी और रिस्क एपेटाइट उसकी ज़्यादा हो। तो इस वजह से अगर मैं आपकी और अपनी मिसाल सामने रख के देखूं
तो मेरी कोशिश ये होगी, या मैं करता भी प्रैक्टिकली ऐसी हूँ, कि मेरा जो मेजर पोर्शन ऑफ फंड्स है ना इस एज में, यानी 50 के अराउंड जब एज में आप आते हैं, तो हमारा इनकम फंड और मनी मार्केट्स में पार्क हुआ हो, जहाँ से हमें स्टेबल बट लेसर रिटर्न मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पोर्शन, क्योंकि अभी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हम 10-12 साल देखते हैं, तो हम अपना कुछ पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी फंड्स में भी रखते हैं, या फॉर दैट मैटर अगर परमिट हो, जो कि मुझे नहीं है, CCP के एम्प्लॉय के तौर पर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में शेयर्स भी ले सकते हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि रिस्क डाइवर्सिफाई करें, ये एलिमेंट सामने रखें कि रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं एज पर फाइनेंस प्रिंसिपल्स। हायर रिस्क होगा तो हायर रिवॉर्ड मिलेगा, अब रिस्क कम करेंगे तो रिवॉर्ड भी कम होता जाएगा, ठीक है। रिस्क ख़त्म कर देंगे, रिवॉर्ड भी ख़त्म हो जाएगा थियोरेटिकली। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि आपको बैलेंस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। बैंक डिपॉजिट्स की एक नीड है जो शॉर्ट टर्म फंडिंग इन्वेस्टमेंट की नीड को पूरा करता है। म्यूचुअल फंड्स मीडियम टू शॉर्ट टर्म, जो आपकी मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो आपकी इन्वेस्टमेंट नीड है, उनको पूरा करने के लिए अवेलेबल होता है। और उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट तो है ही। अच्छा, एक और डायमेंशन है इन्वेस्टमेंट की जो आपको सोचनी चाहिए कि आप टारगेट क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको फिक्स रिटर्न चाहिए या रेगुलर रिटर्न चाहिए, आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, टारगेट आप कर रहे हैं, ज़्यादा रिटर्न के लिए एम करना भी कोई गलत काम नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए, ठीक है, या आप कहते हैं कि जी कि मैं स्टेबल रिटर्न के साथ ठीक हूँ। अगर स्टेबल रिटर्न के साथ ठीक हैं तो आप डिविडेंड्स को टारगेट करते हैं और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ को टारगेट करते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न टारगेट करना है और आप जैसे यंगस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न टारगेट करना होता है, उनकी फाइनेंशियल नीड्स बढ़ रही होती हैं, तो उनको फिर वो जाते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, जहाँ पर वो डिविडेंड इनकम को टारगेट नहीं करते, वो कैपिटल गेन को टारगेट करते हैं। वो चाहते हैं कि हम ये शेयर्स या ये एसेट ख़रीदें और ये बढ़ जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मैं इसको बेच के इससे प्रॉफिट लूँगा। तो उनका ऑब्जेक्टिव जो है ना वो डिविडेंड्स या स्टेबल रिटर्न नहीं होता, उनका ऑब्जेक्टिव कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल गेन्स लेना होता है। फिर एक तीसरी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की जो फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत पाए जाते हैं, जिनको हम स्पेकुलेटर्स या उर्फ़े आम में सट्टेबाज कहते हैं, जो डबल करना चाहते हैं अपने पैसे, ठीक है। तो वो ऐसे इन्वेस्टर्स भी मार्केट में बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, जो कि ज़ाहिर है हम इस्लामिक फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते, और अदरवाइज़ भी मार्केट में रिकमेंडेड नहीं है कि जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं वो हाईली स्पेकुलेटिव बिजनेसेस में जाएं, जिसमें फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स और इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या करेंसी की ट्रेडिंग है, या इस टाइप के जो एलिमेंट हैं, अपार्ट फ्राम शरिया के हलाल और हराम होने के अलावा भी वो हाईली रिस्की होते हैं, और जिसमें पैसे जिस स्पीड से डबल होते हैं उसी स्पीड से फिर माइनस भी हो जाते हैं। तो वो चूँकि स्पेकुलेटिव बिजनेसेस शरिया में तो वैसे ही माना है और उस तरफ जाने की मुमानियत है, तो उस तरफ तो बिल्कुल जाने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता। लेकिन अदरवाइज़ आप स्टेबल रिटर्न, डिविडेंड रिटर्न और कैपिटल गेंस को टारगेट करते हुए अभी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अपने रिस्क एपेटाइट को सामने रख के भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और हर एक के लिए ये अलग होगा इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी। इसीलिए मार्केट में प्रोफेशनल्स होते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के तौर पर, जो लाइसेंस होते हैं प्रोफेशनल्स, लोगों को गाइड करते हैं कि उनके प्रोफाइल के हिसाब से क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है वो सूटेबल होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको वो एडवाइज़र आके बताएगा तो वो पहले आपकी चीज़ें पहले जानेगा, आपका रिस्क एपेटाइट एसेस करेगा, आपकी कैपिटल एडुकेसी देखेगा, आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल देखेगा, आपका एक्सपेक्टेड टाइम होराइजन देखेगा, आपकी फंडिंग नीड देखेगा, उसके हिसाब से आपको जो है वो एडवाइस करेगा। लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में जो आपने कहा, मैं उससे एग्री करता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो आम अफराद के लिए एक अच्छा एवेन्यू है, जिसके थ्रू वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और एक कंपैरेटिवली बेहतर रिटर्न भी इनको मिल जाते हैं। तो सर ये मुदारबा की जो आपने बात की, हाउ यू कैन एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन मुदारबा? पाकिस्तान में सारे मुदारबा लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो लिस्टेड हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में जिस तरह बाकी इन्वेस्टमेंट करते हैं मुदारबाज के, ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी, ये कंपनी नहीं होता, मुदारबा एक अपनी लीगल एंटिटी रखता है, तो उसके शेयर्स की जगह पर सर्टिफिकेट्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ मुदारबा। तो इस वक्त पाकिस्तान में 20 के करीब मुदारबा हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। एक जैम बोर्ड पे लिस्टेड है, 19 जो मेन बोर्ड पे लिस्टेड हैं। उनमें इन्वेस्टमेंट पूलिंग हो सकती है और इन्वेस्ट हो सकता है। और बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ यू नीड टू ओपन मुदारबा तो आपको लिस्ट ही होना पड़ेगा टू गेट द पब्लिक मनी। जी ऐसे बिल्कुल ठीक। तो अगर मैं थोड़ा समराइज़ कर दूं, अगर हम लो रिस्क की बात कर रहे हैं तो आप बैंक के अंदर करंट अकाउंट में भी रख सकते हैं विदाउट गेटिंग एनी इंसेंटिव। इस्लामिक सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो आपको कंपैरेटिवली कम रिस्क पे मिलेगा। इस्लामिक म्यूचुअल फंड पे जाएंगे तो कंपैरेटिवली बैंक से बेहतर रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो लो रिस्क कैटेगरी में ही आएगा।
और अगर आप मीडियम में जाएंगे तो इनकम फंड आ जाएगी उसके ऊपर, जिसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपकी पॉलिसी रेट के ऊपर। वो अगर खुदा ना खासा ऊपर गई तो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा, तो थोड़ा मीडियम टर्म में आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप हाई रिस्क में जाना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट पे भी कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के उसके ऊपर भी कर सकते हैं। दीज आर दी ओनली अवेलेबल ऑप्शन फॉर एन इन्वेस्टर। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी मैं वजाहत करता हूँ। देखिए, जो म्यूचुअल फंड्स है ना, इसमें जो इनकम फंड है वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी, लोएस्ट रिस्क वाला एवेन्यू होता है। उसके बाद आते हैं डेट मार्केट फंड्स, जो उससे थोड़ा सा रिस्कियर और ज़्यादा रिटर्न वाला था। उसके बाद आते हैं एक्विटी फंड्स, जो उसमें ज़्यादा रिस्क है और ज़्यादा रिटर्न है। उसके बाद फिर फंड ऑफ फंड्स भी आते हैं, जो एक फ़ंड आगे से डिफरेंट फ़ंडों में इन्वेस्ट करता है। और इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी आते हैं, अगेन वो बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं। तो जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, इसमें बहुत से डिफरेंट और एवेन्यूज़ भी हैं, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के फंड्स हैं, प्राइवेट एक्विटी के फंड है जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट और रिस्क कैपिटल प्रोवाइडर्स के लिए इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ हो सकते हैं। तो प्राइवेट एक्विटी फ़ंड भी हो सकते हैं, वेंचर कैपिटल फ़ंड भी हो सकते हैं, हमारी मार्केट में मौजूद है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड्स भी होते हैं जो इस वक्त हमारी मार्केट में 16 के करीब मौजूद हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी हो सकते हैं जो 5-6 के करीब मौजूद हैं। और ये जो इनकम फ़ंड, मनी मार्केट फ़ंड, कमोडिटी फ़ंड, गोल्ड फ़ंड, फंड ऑफ फंड, इस टाइप के हमारे पास बहुत अच्छी खासी रीज़नेबल तादाद में मेरे ख्याल 200 से ऊपर फ़ंड जो है ना वो मौजूद। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं थोड़ा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की हम अगर बात करने पाकिस्तान की, तो हमें नज़र आ रहा है जैसे गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस मीट नहीं हो पा रहे तो वो बैंक से जाके लोन उठाती है, और उसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि बिज़नेसेस को पैसे ही नहीं मिलते। टू बी ऑनेस्ट, बातें तो हम कर रहे हैं कि बिज़नेस ग्रो करने के लिए लैंड करता है या इवन इस्लामिक तरीके से भी करे। अब उसी तरीके से जो पैसा बैंक उठा रहा है, ये गवर्नमेंट उठा रही है, तो अगर वो पैसा म्यूचुअल फंड से भी उठा रहे हैं कि, और इस्लामिक तौर से ये किस तरह है ना कि अगर एक गवर्नमेंट है जो कि अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए पैसे उठा रही है, और वो पैसा मे भी इस्लामिक म्यूचुअल फंड में आप ही का हो, तो इस्लामिक तरीके से वो जायज़ है? क्योंकि ज़्यादातर लोग फिर यही कहते हैं यार अगर गवर्नमेंट कन्वेंशनल से भी उठा रही है, इस्लामिक से भी उठा रही है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द लेंडिंग? फ़र्क तो बहुत है, बहुत बड़ा है, और वो शरिया कंप्लाइंस का फ़र्क है। जो इस्लामिक स्ट्रक्चर्स नॉर्मली सकूक के होते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट पैसा रेज़ करती है, वो इजारा यानी रेंटल पे चलते हैं। यानी उसमें बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट अपना एक एसेट जो है वो रेंट पे दे देती है, या आपको बेच देती है और आपसे वापस रेंट पे ले लेती है और रेंट पे करती रहती है आपको, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है जो हमारे यहाँ सकूक का होता है, जिसमें बेसिकली जो गवर्नमेंट पे कर रही होती है वो रेंट होता है उन एसेट्स का जो उसने इन्वेस्टर्स, पूल ऑफ इन्वेस्टर्स को ट्रांसफ़र किए हुए होते हैं या बेचे हुए होते हैं। और जब वो रेंट का पीरियड ख़त्म होता है वो एसेट वापस गवर्नमेंट को चला जाता है। तो ये एक बड़ा पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला मॉडल है जिस पे ये गवर्नमेंट शरिया कंप्लाइंट तरीके से फ़ंड रेजिंग करती है। पहला जो बुनियादी आपका जो बात थी वो बहुत रेलेवेंट भी है, और मेरा ख्याल है कि जो ख़ास तौर पर जो इकनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं या जो इकोनॉमी से डील करते हैं उनके लिए, या बिजनेसमैन हैं, उनके लिए कंसर्निंग है कि गवर्नमेंट सारा बैंकिंग से जब पैसे उठा लेती है तो वो बिजनेसेस के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो इसमें थ्योरेटिकली जो ना वो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, दुनिया में ना दो तरह की इकोनॉमी होती है, एक बैंक बेस्ड इकोनॉमी होती है और एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है। बैंक बेस्ड इकोनॉमी होती है जहाँ पर बिजनेसेस फाइनेंशियल नीड्स के लिए बैंक पे इन्हसार करते हैं, और दूसरी होती है मार्केट बेस्ड इकोनॉमी जहाँ मार्केट में या कैपिटल मार्केट से लोग पैसे रेज करते हैं, जैसे अमेरिकन इकोनॉमी, जापान की इकोनॉमी, फॉर दैट मैटर इवन मलेशिया की इकोनॉमी हम मार्केट बेस्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। बैंक बेस्ड में जब पैसा आपने बैंक से रेज करना है तो बैंक के पास पैसा रखाया किसने है? उन लोगों ने जो सेविंग के लिए आए हुए हैं, रिस्क अवर्स लोग हैं। तो बैंक कभी भी रिस्की वेंचर, नए बिजनेसेस को फंड करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसकी फिडुशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डिपॉजिटर के पैसे को प्रोटेक्ट करे। उस चक्कर में होता ये है, और कभी हम अगर बहुत ही लाइट मोड में कह दें कि बैंक जब तक साबित नहीं कर लेता कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा नहीं देता, ठीक है। तो ये हमें नज़र आता है, ये बैंक के स्ट्रक्चर का एक जो है ना वो करैक्टरिस्टिक्स है। इसको आप पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें, ये अप टू योर इंटरप्रिटेशन, बट ये करैक्टरिस्टिक्स है। रिस्क कैपिटल आता है मार्केट से, प्राइवेट एक्विटी से आता है, वेंचर कैपिटल से आता है, स्टॉक मार्केट से आता है, और डिफरेंट और एवेन्यूज़ हैं जहाँ से रिस्क कैपिटल आता है, और वो उन बिजनेसेस को फंड कर सकते हैं। जैसे आप आज आपको पता है ना, पाकिस्तान में आपने पॉडकास्ट भी किए हैं कि फिनटेक को पैसा कहाँ से मिल रहा है, वेंचर कैपिटलिस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी और इंटरनेशनल। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स बनते हैं उनको वेंचर कैपिटलिस्ट फंड कर रहे होते हैं। ग्लोबली भी जितने बड़े बड़े IBM, गूगल और बड़े बड़े ब्रांड्स की आप बातें कर लें, इनको जो इनिशियल कैपिटल मिला था वो वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं प्रोवाइड किया था, बैंकिंग से नहीं प्रोवाइड हो सकता। हमारी चूँकि अनफॉर्चुनेटली जो इकोनॉमी है वो बैंक डोमिनेटेड है और मेजॉरिटी फाइनेंशियल एसेट्स बैंकिंग के पास हैं, तो हमारे बिजनेसेस के पास मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑप्शन ही है कि पैसा उन्होंने बैंक से रेज़ करना है।
लेकिन अब सिचुएशन बदल गई। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ पिछले 1 साल में बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं पाकिस्तानी, उन्होंने बैंकों को छोड़ के अपनी वर्किंग कैपिटल की नीड पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म के सकूक किए। कोई 35-36 सकूक पिछले साल जो है ना वो कोई 200 अरब रुपए के करीब हुए हैं। इस साल पहले क्वार्टर में कोई 90 अरब रुपए 90 बिलियन के सकूक ऑलरेडी प्राइवेटली प्लेस्ड शॉर्ट टर्म जो हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज कर चुकी हैं, जिसमें लकी सीमेंट से लेकर JDW शुगर से लेकर जैज़ मोबाइल लिंक से, मतलब हर टाइप का बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन शामिल है। और छोटे फिनटेक्स ने भी सकूक के थ्रू किए हैं। एक अभी फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम पे हमारे पास NBFC रजिस्टर है, छोटा इंस्टीट्यूशन है, NBFC है, लेकिन उसने भी सकूक के थ्रू पैसे रेज किए। पार्टिसिपेंट कौन है, आम पब्लिक होगी? नहीं, जो प्राइवेटली प्लेस होते हैं उसमें सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि हाई रिस्क होता है ना। ठीक है। तो जनरल पब्लिक सिर्फ उस सकूक में आ सकती है जो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होता है। जो प्राइवेटली प्लेस्ड होते हैं ये सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए होते हैं, या मोस्ट केसेस में इनमें पैसे इनकम फंड और मनी मार्केट फंड और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनीज डाल रही होती हैं। मैं वैसे जनरल सॉर्ट ऑफ रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं, हाउ डिफरेंट दे आर फ्रॉम द लो रिस्क जो भी मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड होंगे? उनसे तो ज़्यादा होता है रिटर्न इनका, उनसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें रिस्क उनसे कंपैरेटिवली ज़्यादा है ना। अच्छा, सकूक की वैसे अगर आप डेफिनेशन करें, व्हाट इज सकूक? सकूक इन टर्म्स के होता क्या है, अगर एक आम बंदे को समझ लो? अगर आप उसको ले महंगी लैंग्वेज में कहें तो इस्लामिक बॉन्ड होता है सकूक। ठीक है, जिस तरह TFCs हैं, पाकिस्तान में फाइनेंस सर्टिफिकेट्स या बॉन्ड्स होते हैं या डिवेंचर्स होते हैं, सकूक भी उस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से जब बनता है ना, तो ये इसके कुछ फीचर्स इक्विटी के होते हैं और कुछ फीचर्स इसके डेट इंस्ट्रूमेंट के होते हैं। ये इसको हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट भी आप कह सकते हैं। और इसमें बेसिकली शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड के लिए, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड के लिए गवर्नमेंट और कंपनीज जो हैं वो पैसे रेज़ करती हैं। जो शॉर्ट टर्म सकूक हैं वो 6 महीने के होते हैं, इससे भी शॉर्टर पीरियड के लिए 90 दिन के कमर्शियल पेपर्स होते हैं। 6 महीने से लेकर नॉर्मली ये 7-8 साल के सकूक होते हैं। जो गवर्नमेंट्स के सकूक होते हैं वो 20-25 साल तक के टेन्योर के भी होते हैं, लेकिन ये नॉर्मली रिडीमेबल कैपिटल होता है, परपेचुअल नहीं होते। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं और रिडीम हो जाते हैं, उनके पैसे वापस आ जाते हैं। और इसमें डिफ़ॉल्ट का रिस्क कोई नहीं है उस तरीके से? नॉर्मली जो लिस्टेड सकूक होते हैं वो तो हार्डली डिफ़ॉल्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्राइवेटली प्लेस्ड होते हैं उसमें कुछ चांस तो ज़ाहिर है होता है। और मैंने आपको कहा कि ये इनकम फंड से ज़्यादा रिस्की हैं, तो इनका रिस्क तो है डिफ़ॉल्ट का, गारंटी तो नहीं होता। आग मिसाल के तौर पर किसी स्टील मिल ने सकूक किया और पाकिस्तान में किए भी हैं, और वो स्टील मिल में आग लगी और वो बिज़नेस वेंचर ख़त्म हो गया, तो वहाँ पर रिटर्न के साथ साथ कैपिटल भी जाएगा, क्योंकि इस्लामिक प्रिंसिपल तो फिर शेयरिंग का है ना, फिर तो लॉस भी शेयर होगा। लेकिन इसकी मिटिगेट बहुत होते हैं, इन्हें इसके अगेंस्ट कोलेटरल्स आ जाती हैं या हाइपोथेटिकेशन चार्ज क्रिएट कर लिए जाते हैं, ये सिक्योरिटीज़ क्रिएट कर ली जाती हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, जिनसे ये रिस्क कम हो जाता है। तकाफुल या इंश्योरेंस के कवर ले लिए जाते हैं एसेट्स के अगेंस्ट के, ताकि उसमें तो आप ये कह सकते हैं कि मोर और लेस ये सकूक जो प्राइवेटली प्लेस्ड होते हैं, ये चूँकि जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल ही नहीं है इन्वेस्टमेंट, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने प्राइवेटली प्लेस्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपने इनकम फंड में इन्वेस्ट करना है, इनकम फंड आगे जाके फिर खुद इन्वेस्ट करेगा और वो चूज करेंगे, वो करेगा। एज एन इंडिविजुअल आप कर सकते हैं ऐसे? एज एन इंडिविजुअल सिर्फ लिस्टेड सकूक में कर सकते हैं, सिर्फ लिस्टेड में कर सकते हैं, ठीक है। लिस्टेड में दोनों तरह के होते हैं, गवर्नमेंट के इजारा सकूक भी आ रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और डिफरेंट मैच्योरिटीज़ के हैं, फिक्स रेट भी हैं, फ्लोटिंग रेट वाले भी हैं, डिफरेंट मैच्योरिटीज़ के हैं, और ऑलमोस्ट हर महीने इसका एक ऑक्शन होता है। तो आप डायरेक्ट वहाँ से अपने ब्रोकर के, स्टॉक ब्रोकर के थ्रू वो सकूक ख़रीद सकते हैं। और कॉर्पोरेट सकूक, जैसे कि इलेक्ट्रिक का कॉर्पोरेट सकूक लिस्टेड था, या एंग्रो का एक सकूक लिस्टेड था स्टॉक मार्केट में, तो उसमें इन्वेस्टर्स ने डायरेक्ट इन्वेस्ट किया। कर सकते फिर आप नहीं, इनिशियल बिडिंग में आप आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते। जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं। अच्छा, वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होगा तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर आप बेच के निकलना चाहते हैं मैच्योरिटी से पहले तो आप निकल सकते हैं। और उसका जो एक तो स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग होती है, उसी रेट के ऊपर आप कर रहे होते हैं, या ये बेसिकली जो कि ये डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं, इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के हिसाब से रेट इसका बनता है। तो इसके लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म है जिसको बैट्स कहते हैं, बॉन्ड्स ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये नॉर्मल शेयर से ट्रेडिंग इसकी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है और उस प्लेटफॉर्म पे होती है, लेकिन चूंकि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इसलिए पता नहीं चलता कि ये ब्रोकर ने फ्रंट एंड पे मैनेज करना होता है। आप तो ब्रोकर को, इन्वेस्टर तो ब्रोकर को ऑर्डर प्लेस करते हैं कि ख़रीद लें या बेच लें, तो वो आगे एंड पे फिर ब्रोकर्स का काम है कि वो उसको प्लेटफॉर्म से ये खरीदे और बेचे। एज ए कॉर्पोरेट भी, फॉर एग्जांपल मैंने भी अपनी कंपनी का स्टॉक मार्केट पे अकाउंट खोला हुआ है, मैंने भी म्यूचुअल फंड में किया हुआ है। देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन द कॉर्पोरेट साइड, कि अगर म्यूचुअल फंड के ऊपर है तो आपके ऊपर मे बी 25% का आई थिंक उसके ऊपर टैक्स का वो है। तो अगर मैंने म्यूचुअल फंड के थ्रू इनकम फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मैं वही जाके कॉर्पोरेट के थ्रू, बैट्स के थ्रू जाके सकूक डायरेक्टली भी ले सकता हूँ,
और उसमें डिफरेंट टैक्सेशन भी अप्लाई होगा जो स्टॉक मार्केट पे फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो 15% है वही अप्लाई होगा उसके ऊपर भी? देखिए दो तरह की चीज़ें हैं टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जब आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं डिविडेंड की फॉर्म में तो डिविडेंड का टैक्स रेट डिफरेंट होता है, लेकिन जब आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं कैपिटल गेन की फॉर्म में तो कैपिटल गेन का टैक्स रेट डिफरेंट होता है। इंडिविजुअल के केस में भी डिफरेंट है और कंपनीज के केस में भी डिफरेंट है। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, किसी सॉवरेन फंड में फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसका मुझे अगर कैपिटल गेन मिल रहा है तो कैपिटल गेन के टैक्स के रेट आज के दिन में, और पता नहीं कितना अर्सा ये रहेंगे, लेकिन आज के दिन में कैपिटल गेन के टैक्स रेट कंपैरेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू डिविडेंड के टैक्स रेट। ठीक है, और कैपिटल गेन में कैपिटल गेन और कैपिटल लॉसेस चूँकि आपस में ऑफसेट हो जाते हैं तो उससे भी रेट में जो है ना वो रेट वो नीचे आ जाता है एज़ कम्पेयर टू टैक्स ऑन डिविडेंड। लेकिन अगेन एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर या एज अ कंपनी जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपने सकूक में इन्वेस्ट करना है आप सिर्फ लिस्टेड मार्केट में कर सकते हैं। अगर आपने अदरवाइज इनडायरेक्टली सकूक में इन्वेस्ट करना है तो फिर आप इनकम फंड और मनी मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। एज ए कंपनी अगर मैंने सकूक इशू करना हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है? यानी एज ए कंपनी क्या कोलेटरल वगैरह आप देते हैं जिसके अगेंस्ट आप सकूक रेज कर सकते हैं? और एज ए कंपनी मैं क्यों ना इस्लामिक बैंक से लेंड करूं और क्यों मैं सकूक करूं? यानी उन दोनों में मेरे लिए क्या एडवांटेज होगा एज ए कंपनी अगर देखिए? दो बड़े फ़र्क हैं। बैंक से आप बोरो कर सकते हैं, इस्लामिक फ़ंड से आप फाइनेंसिंग भी ले सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन पाकिस्तान में दोनों जगह पे है कि आपकी एक कंपनी है, आपकी फाइनेंशियल नीड है और आप बैंक से पैसे जो है वो रेज़ कर लें और उस पैसे से आप अपना बिज़नेस चलाएं। ये बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए भी हो सकता है और वर्किंग कैपिटल के लिए भी हो सकता है। लेकिन बैंक में भी आपको पता है कि चैलेंज ये है कि बड़े फाइनेंस के लिए आपको सिंडिकेट फाइनेंसिंग में जाना पड़ता है और वहाँ पर कॉस्ट और प्रोसेस ऑफ फाइनेंसिंग या बोरिंग जो है वो लंबा होता है। और दूसरी बात ये कि बैंक्स जो हैं वो रिस्क कैपिटल नहीं देते। अगर आपकी कंपनी छोटी है, नई है, बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो बैंक नॉर्मली आपको फाइनेंसिंग देंगे नहीं। अगर देंगे तो हायर उस पे कॉस्ट पे देंगे और रिस्क मिटिगेंट्स भी ज़्यादा लेंगे। लेकिन इसके मुकाबले में सकूक में ना, सकूक प्राइवेटली प्लेस्ड अगर आप एज अ कंपनी करते हैं तो आप में जो पैसे इन्वेस्ट करने वाले होंगे वो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर होंगे, वो जनरल पब्लिक का पैसा नहीं होगा। तो मतलब डायरेक्टली जनरल पब्लिक का पैसा नहीं होगा, बैक एंड पे तो ज़ाहिर है हो सकता है। तो फिर वो आपकी स्क्रूटनी प्रोफेशनली करेंगे, उसके हिसाब से आपका रेट एडजस्ट होगा और कंपिटिटिव रेट होगा। ठीक है, और मेरी अपनी ज़ाती राय में वो रेट कंपिटिटिव होगा, बैंक से बेहतर होना चाहिए उसको, वरना तो सकूक इशू करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अब वो ऐसा सकूक करके भी पैसे जो है ना वो फिर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स जिसमें सरे फहरिस्त इनकम फंड, म्यूचुअल फंड हैं, मनी मार्केट फंड वगैरह हैं, आप इनसे सकूक के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं। ये एज ए कंपनी आपने म्यूचुअल फंड को पिच करना है कि मैंने पैसे रेज करने हैं, या और म्यूचुअल फंड ही फिर आपका उसका प्रोसेस स्टार्ट करे? दिस इज जस्ट लाइक ए बैंक एज वेल बट दे अच्छा, इसमें बीच में बैंक्स भी ना एजेंसी का रोल प्ले करते हैं। बहुत सी कॉर्पोरेट्स जो हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स, वो बैंक्स जो कंसल्टेंसी सर्विसेज और एडवाइजरी सर्विसेज और एजेंसी सर्विसेज देते हैं उनको इंगेज कर लेते हैं। किसी भी बैंक का नाम ले लें, पाकिस्तान में HBL का नाम ले लें, अस्करी का ले लें, तो इनकी पूरी इन्वेस्टमेंट टीम्स होती हैं। तो आप बैंक को भी अप्रोच करें कि मैंने सकूक के थ्रू पैसे रेज करना है, तो वो बैक एंड के ऊपर प्रोफेशनल्स के साथ आपके बिहाफ पे काम कर लेंगे और ज़ाहिर है उसका और उसके अंदर एज ए कंपनी आपको कोलेटरल क्या देना पड़ेगा जस्ट टू मेक श्योर कि आप वो कर लें, और क्या रिकॉर्ड होना चाहिए आपका अगर रेज करना है? वैसे देखिए ये तो डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पे। उस कंपनी के फाइनेंसिस बताएंगे, स्टैंडिंग बताएगी, बिजनेस प्रपोजिशन बताएगी कि उस पर कितना रिस्क है। जितना रिस्क हाई होगा उतने कोलेटरल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती जाएंगी। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे सकूक हैं जिस पे कोलेटरल है ही नहीं, वो अनसिक्योर्ड सकूक हैं। मिसाल के तौर पर लास्ट ईयर हमने JDW शुगर का एक सकूक किया था, प्राइवेटली प्लेस्ड, अनसिक्योर्ड था। 6 महीने के लिए उसकी बैलेंस शीट पे सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर रिस्क लेने को तैयार थे विदाउट एनी सिक्योरिटी। ठीक है, तो वो बगैर सिक्योरिटी के भी सकूक हो सकता है और सिक्योरिटी के साथ भी होता है। आप सिक्योरिटी में फिक्स एसेट्स पे हाइपोथेटिकेशन चार्ज भी किया जाता है, स्टॉक इन ट्रेड पे भी चार्ज कर लिया जाता है। उसके अलावा कुछ कोलेटरल्स भी रखाए जा सकते हैं और डिफरेंट जो है ना वो एलिमेंट्स आ सकते हैं। एक ट्रस्टी भी अपॉइंट किया जा सकता है जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। जो कंपनी की वो कैश फ्लोज हैं जहाँ से वो पैसे आ रहे हैं उनको डायरेक्टली डाइवर्ट भी किया जा सकता है कि वो कंपनी के पास आए ही ना, बल्कि वो ट्रस्टी के थ्रू जो है इन्वेस्टर को डायरेक्ट पे हो जाए। तो मल्टीपल जो है ना ऑप्शन इसमें होते हैं। और देखिए मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की ब्यूटी ये है कि वो डिफरेंट नीड्स के लिए उसको आप टिंकर कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं होती, जिस तरह की नीड है उस तरह की रिक्वायरमेंट्स आती है। अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है,
फिक्स रेट वाला भी हो सकता है, फ्लोटिंग रेट भी हो सकता है। तो डिफरेंट परमुटेशंस हो सकती हैं उसकी। वो जो परमुटेशन आपको सूट करेगी, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स मार्केट में बैठे हुए होते हैं वो अकॉर्डिंगली एडवाइस करते हैं और कंपनीज फिर उस तरीके से फंड रेजिंग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं वैसे पॉलिसी रेट अगर फॉर एग्जाम्पल 15 ही है तो मुझे बैंक शायद 18 प्लस काइबर करके देता है, ठीक है, तो सुकूक विल बी लेस दैन व्हाट बैंक इज चार्जिंग। देखिए थ्योरेटिकली यस, जो मेरे पास सकूक हो रहे हैं जिनको मैं देख रहा हूँ वो के प्लस जो है ना वो 1 से 2% की रेंज में होते हैं। और मेरी जहाँ तक मालूमात है जो नॉर्मल कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग मिलती है वो के प्लस 4 के अराउंड मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो रेट्स हैं ना वो कंपैरेटिवली थ्योरेटिकली कम होने चाहिए सकूक के केस में। बट अगेन ये डिपेंड करेगा कि कौन सकूक रेस कर रहा है। अगर एक इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन, जैसे मिसाल के तौर पर पिछले हफ्ते जो है ना वो जैज़ ने अपना 15 बिलियन का सकूक दोबारा से किया। अब जायज़ की क्रेडिबिलिटी कह लें या उसके ऊपर इन्वेस्टर के ट्रस्ट का एलिमेंट कह लें कि उसको तकरीबन 8 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ वो, यानी जितने उनको अगर 15 अरब रुपए चाहिए तो 8 टाइम्स उसके लोगों ने ऑफ़र किया। तो उसके रेट के कंपैरेटिवली वो फिर रेट नहीं, जो सबसे अच्छा रेट दिया था उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया और जिन्होंने हाई रेट दिया उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अगर मेरी तारिक नसीम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यही काम करती है तो मुझे तो इन्वेस्टर ढूंढ के लाने पड़ेंगे और उनके पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी कि वो मुझसे ज़्यादा रिटर्न जो है वो डिमांड करें। तो फिर रिटर्न हो सकता है कि काइबर प्लस 4 या कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के करीब चला जाए। जितनी इन्फ्लेशन ऊपर गई है, जितनी महंगाई ऊपर चली गई है, लोगों से बड़ा मुश्किल से अपने एक्सपेंसेस मीट कर पा रहे हैं और ज़्यादातर लोग ना डेट ले लेते हैं और ज़्यादातर लोग फिर माइक्रो फाइनेंस से ले लेते हैं। तो एक तो लैंडिंग फ्रॉम द माइक्रो फाइनेंस में भी कोई इस्लामिक का कॉन्सेप्ट है कि आप लैंड उस तरीके से ले सकते हैं, और दूसरा जो बेचारा फंस गया है डेट के ऊपर, शायद उसको पता नहीं था कि इस्लामिक था नॉन इस्लामिक था किस तरीके से हूँ, उसको निकलने का क्या तरीक़ेकार है। एक तो डेट रिलीज़ करें, लेकिन इन फ्यूचर अगर किसी ने डेट लेना भी है तो वो क्या की प्रिंसिपल है इस्लामिकली जो आपको फॉलो करने चाहिए टू रेज द डेट इन केस इफ़ यू आर नॉट मीटिंग योर एक्सपेंसेस। देखिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में इस वक्त हमने सिर्फ अभी तक एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हमने शरिया कंप्लाइंट सर्टिफिकेशन जारी की है, अल-मवाक़ात के नाम से है, लाहौर बेस्ड, जो सर्टिफाइड शरिया कंप्लाइंट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ हैं जो प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं लेकिन वो उस तरह से अपने आप को शरिया कंप्लाइंट इंस्टीट्यूशन क्लेम नहीं करते। और भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो शरिया कंप्लाइंट बेसिस पे फाइनेंसिंग तो देते हैं लेकिन अपने आप को एज अ इंस्टीट्यूशन शरिया कंप्लाइंट इंस्टीट्यूशन क्लेम नहीं करते और उन्होंने सर्टिफिकेशन नहीं ली हुई और ये ऑप्शन उनके पास होता है। तो नॉर्मली जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में जो गुड्स और सर्विसेज के लिए फाइनेंसिंग होती है वो तो बहुत आराम से शरिया कंप्लाइंट प्रिंसिपल्स पे स्ट्रक्चर की जा सकती है और लोगों ने की भी हुई है। मिसाल के तौर पर किसी ने ट्रैक्टर लेना है, सिलाई मशीन लेनी है, गाड़ी लेनी है, मर्चेंडाइज या अपनी जो माल है सप्लाई वो लेनी है, तो इस सब के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनकी बेसिस पे ये काम शरिया कंप्लाइंट मुराबा प्रिंसिपल्स पे भी ये लोग फाइनेंसिंग जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कर पा रहे हैं। इसी तरह से जैसे किसी ने किस्तों पे चीज़ें लेनी होती हैं तो हमने एक NBFC है, उसका नाम है किस्त बाज़ार, वो भी शरिया कंप्लाइंट सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन है। उसमें चीज़ें किस्तों पे जो मिलती हैं वो भी उसका मॉडल एंड टू एंड शरिया कंप्लाइंट सर्टिफाइड हो चुका हुआ है, तो वो भी एक एवेन्यू है जिसके थ्रू जो है वो फाइनेंसिंग हो सकती है, बाकी लोग भी उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। एक और एलिमेंट है जहाँ पर आप एक्चुअली किसी गुड्स और सर्विसेज को एग्जैक्टली जाके फाइनेंस कर रहे होते हैं और उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं जो वो शरिया कंप्लाइंट से हो सकता है और कुछ इंस्टीट्यूशन ये कर भी रहे हैं। लेकिन जो नहीं हो पा रहा आज के दिन में पाकिस्तान में और जिस पे हम काम कर रहे हैं और हमारा टारगेट है वो करना है, वो है वो लोन जो माइक्रो फाइनेंस से लोग अपनी कंजम्पशन नीड के लिए लेते हैं। 5-10 हज़ार, जैसे किसी ने डॉक्टर की फ़ीस देनी है, राशन लेना है कह लें आप, या उसको शादी आ गई है बच्ची की तो वो उसको स्पेंडिंग करनी है, तो इस तरह की जो नीड्स आती हैं जिसमें स्पेंडिंग या कंजम्पशन नीड्स होती हैं, किसी की चीज़ ख़रीद के खा लेनी है मिसाल के तौर पर, या दवाइयाँ खा लेनी हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए अभी पाकिस्तान में शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है। और ये हमारा मतलब एक प्राइमरी एरिया है जिसके ऊपर हमने टारगेट किया हुआ है कि अगले 1 साल में जो है ना वो जो ख़ास तौर पर जो डिजिटल लेंडर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स में हमने ऑप्शन अवेलेबल करने हैं और नई प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करनी है मार्केट के स्टेक होल्डर्स से मिलके, जिसके थ्रू इन फाइनेंशियल नीड जो कि जेन्युइन फाइनेंशियल नीड है इनको जेन्युइन तरीके से या शरिया कंप्लाइंट तरीके से पूरा करने के लिए प्रोडक्ट्स भी हों। तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं अभी पाकिस्तानी मार्केट में उसका गैप है। अगर की कॉन्सेप्ट की हम बात कर जाएँ, किस तरह फॉर एग्जांपल यही लैंडिंग शरिया कंप्लाइंट के थ्रू भी हो सकती है, तो क्या एलिमेंट्स होंगे वो? देखिए दुनिया में हो रही है, जैसे ईरान और मलेशिया की जो शरिया इंटरप्रिटेशन है वो हमारे से डिफरेंट है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग हनफी फ़िक़्ह को फॉलो करते हैं,
तो हनफी फ़िक में सेल ऑफ डेट नहीं हो सकता। इसी तरह रिपो ट्रांजैक्शन है या रीपरचेज ट्रांजैक्शन या जिसको हम बेईना अरबी में कहते हैं वो नहीं हो सकती। तो उन दोनों मार्केट्स में बहुत सी प्रोडक्ट्स जो है ना वो इस स्ट्रक्चर पे बनी हुई हैं, बेईना पे बनी हुई हैं, तवर्रुक पे बनी हुई हैं या और कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन पे बनी हुई हैं जो हमारे यहाँ शरिया स्कॉलर्स अप्रूव नहीं कर रहे, ठीक है। और चूँकि हमारे यहाँ जो इंटरप्रटेशन है, जो कॉमन इंटरप्रटेशन है पाकिस्तानी उलमा की, उस पे मायार पे वो पूरी नहीं उतरती, तो उस वजह से वो प्रोडक्ट मार्केट में राइज नहीं होती, क्योंकि उनको फिर मार्केट की एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं मिलती और फ़ायदा नहीं है सिर्फ। लेकिन जो दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही है इस तरह की फाइनेंसिंग नीड को, वो तवर्रुक या कमोडिटी मुराबा कह लें, इस टाइप की प्रोडक्ट मौजूद है। उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। शरिया इंटरप्रिटेशन में भी उसमें उस तरह से कंसेंसस नहीं है और उसके प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम सोच रहे हैं या हम काम कर रहे हैं कि उनके क्या सोच रहे हैं कि क्या उनके प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ किया जा सकता है या उनके इश्यूज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो मे बी कि वो एक आइडियल सूरत हो जिसमें हम इस तरह के लोन के लिए उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लें जो ग्लोबली ऑलरेडी डिफरेंट मार्केट्स में हो रही है। मॉर्गेज और लीजिंग के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा लोग गाड़ियाँ ले रहे होते हैं, घर के लिए भी अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी हो गई है। सो व्हाट इज़ द इस्लामिक वे ऑफ बेसिकली एक्वायरिंग? एक तो इस्लामिक बैंक के थ्रू आप जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको कोलेटरल जो भी है आपको बैंक के नाम करना पड़ता है और वो आप रेंटल पे कर रहे होते हैं उस घर का। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको लीज़ मिल रहा होता है। और किस तरह ये डिफरेंट है कन्वेंशनल से, बोथ इन केस ऑफ मॉर्गेजिंग फॉर बायर तो काफ़ी आम है। और इस पर भी थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा लोग फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, वहाँ पे तो नॉर्मल है कि घर लेने के लिए आप मॉर्गेज या लीज़ करवा रहे होते हो उन अथॉरिटी से, तो वहाँ पे तो शायद इस तरह का कॉन्सेप्ट ना हो। तो वहाँ पे इस्लामिक तौर से आप किस तरह की चीज़ें अप्लाई कर सकते हो? क्या वो जो मुल्क का जो कानून है वही आपको कर रहा होता है, जिसमें इंश्योरेंस भी आपने मस्ट लेनी होती है, मॉर्गेज पे भी आपने करना होता है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि शायद नॉन इस्लामिक हो लेकिन आपको करनी होती हैं क्योंकि मुल्क का कानून ही है? तो वहाँ पे क्या चीज़ें एप्लीकेबल होंगी इस्लामिक तरीके से? देखिए, पहले तो मैं पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में हाउसिंग फाइनेंस आपने करना है तो इस्लामिक बैंक भी हाउसिंग फाइनेंस की प्रोडक्ट बहुत मास स्केल पे ऑफ़र करते हैं और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं जो SCCP के पास रजिस्टर होती हैं वो भी करती हैं। और अभी हमने पिछले महीने ही पाकिस्तान की पहली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को शरिया कंप्लायंट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का सर्टिफिकेशन जारी किया। आसान घर के नाम से ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मौजूद है। तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट मॉडल है वो और जो बैंकों का प्रोडक्ट मॉडल है वो सिमिलर ही है। और वो ये है कि मैंने घर बनाना है और आप इंस्टीट्यूशन है जो मुझे सरमाया मुहैया करने के लिए तैयार हैं, तो हम आपस में पार्टनरशिप करते हैं कि मैं प्लॉट लेके आता हूँ, आप पैसे मिलाएं तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन कर ली है तो एक एसेट बन गया है, तो ये एसेट हम आप दोनों जॉइंटली ओन करते हैं। लेकिन घर चूँकि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और आधा आप मलकियत आपके पास है, तो फिर मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं आपको उसका रेंट दूँ। तो मैं आपको रेंट देना शुरू कर देता हूँ मंथली, ठीक है। और उस वक्त तक वो रेंट देता रहता हूँ जब तक वो मलकियत का हिस्सा आपके पास है। और इस रेंट के साथ साथ मैं आपसे आपके मलकियत का छोटा छोटा पोर्शन वापस ख़रीदना शुरू कर लेता हूँ, ठीक है। इसको डिमिनिशिंग मुशारका हम कहते हैं, जो टर्म पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं। तो डिमिनिशिंग मुशारका में ये होता है कि आप एक जॉइंटली कैसेट बनाते हैं, फिर जो ऑनरशिप है वो आहिस्ता आहिस्ता जिसने फाइनेंसिंग ली हुई है उसकी तरफ जाती है। जब तक वो ऑनरशिप यहाँ रहती है आप उसको रेंट की सूरत में प्रॉफिट पे करते रहते हैं। तो ये एक जायज़ सूरत है हाउसिंग फाइनेंस की नीड को पूरा करने के लिए, जो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों साइड के ऊपर। और बहुत से एम्प्लॉयर भी अपने एम्प्लॉई को जो हाउस लोन देते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे देते हैं। इवन मेरा एम्प्लॉयर जो है वो मुझे जो लोन देता है हाउस फाइनेंस का, वो शरिया कंप्लायंट जो लोन है वो इसी प्रोसेस के थ्रू फाइनेंसिंग मुझे मिलती है। सेम गोज़ फॉर द व्हीकल। कार के लिए भी यही प्रिंसिपल है कि आप जॉइंटली ओन करते हैं, थोड़ी सी डाउन पेमेंट या पेमेंट जो है इनिशियल पेमेंट जो है वो फाइनेंस करता है, बाकी बैंक करता है, दोनों की पार्टनरशिप आ जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता वो एसेट जो है वो उस जैसे जैसे वो ओनरशिप ख़रीदता जाता है फाइनेंसर से फाइनेंसी या क्लाइंट बैंक से ख़रीदता जाता है, वो ओनरशिप उसकी होती जाती है और आखिर में गाड़ी उसकी हो जाती है और फाइनेंसिंग कंक्लूड हो जाती है। अच्छा, इसके बीच में ज़ाहिर है एसेट हैं तो उनकी इंश्योरेंस या तकाफुल की नीड जो है वो होती है ताकि उनको प्रोटेक्ट भी करें ना, ताकि जो फाइनेंसर है उसका लॉस ना हो, फाइनेंसी का भी लॉस ना हो। तो पाकिस्तान में गाड़ियों और हाउस फाइनेंस की तो मेजॉरिटी केसेस में शरिया कंप्लायंट तकाफुल अवेलेबल होती है, कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं जो शरिया इस्लामिक बैंक देते हैं 99% के करीब मेरी मालूमात के मुताबिक उनकी शरिया कंप्लायंट इंश्योरेंस और तकाफुल अवेलेबल होती है।
ठीक है। इसी तरह से घरों की भी जो इंश्योरेंस की नीड है शरिया कंप्लाइंट एवेन्यूज़ के लिए अवेलेबल है। अब ग्लोबल मार्केट में जो आप कह रहे हैं वो चैलेंज है। अब उसके बारे में मैं ज़्यादा ज़ाहिर है स्पेसिफिकली बात भी नहीं कर सकता कि जब तक बंदा एग्जैक्ट सिचुएशन ना देखे उस पर कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन अब दुनिया में इवन जिस तरह यूरोपियन मुल्क हैं या अमेरिका फॉर दैट मैटर है या ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ पर भी इस्लामिक फाइनेंस फ्लरिश कर रहा है। वहाँ पर भी शरिया कंप्लाइंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस्लामिक मॉर्गेज प्रोवाइडर्स मौजूद हैं और जो इसी तरह के स्ट्रक्चर्स के ऊपर हाउस फाइनेंस करते हैं। और इसमें प्लेज क्या होता है? प्लेज एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बना रहे हैं, जब आपको आधी ओनरशिप ही मैंने आपको दे दी और कागज़ आपके पास लिखवा दिए तो वो घर ही प्लेज है, तो एक्स्ट्रा प्लेज लेके आने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो सिक्योर्ड फाइनेंसिंग हो जाती है। और मॉर्गेजेस में भी मोरलेस इसी तरीके से ग्लोबली भी हो सकता है, कोई चैलेंज। और सेम कॉन्सेप्ट जो है सर वो कार लीज पे भी जाता है ना, जो कि हम उस पर नॉर्मली आता है। लेकिन ये सिर्फ यही कॉन्सेप्ट नहीं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में राइज है, जो प्रैक्टिस में है। थोड़ा सा अगर आप तकाफुल को टच करते हैं, पाकिस्तान में आम ही नहीं है, यानी कि चलती फिरते हम रिस्क में ही चल रहे हैं, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो की थी जहाँ पे हमने इस्लामिक तकाफुल के ऊपर भी किया था कि इंश्योरेंस कैन बेसिकली एक किस्म का रिस्क को करने के लिए ही आप वो कर रहे थे। जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि आपको रिस्क एपिटाइट देखनी पड़ती है। अगर आपका रिस्क नहीं है तो आपको रिस्क कवर करने के लिए मे बी आप इस्लामिक लो रिस्क म्यूचुअल फंड में डाल दें। इसी तरह मेडिकल या इमरजेंसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो तकाफुल इटसेल्फ, और जब भी हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो अगेन वो हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट आ जाता है लोगों को जो कि करते थे। थोड़ा सा अगर ब्रीफली आप तकाफुल को बता दें कि तकाफुल किस तरह इस्लामिक उसके ऊपर ठीक है। वैसे पहली चीज़ जो आपने जो ऑब्जर्वेशन दी ना, मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में तकाफुल छोड़े इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन भी बहुत लो है और एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है जनरल, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो जिसमें मोटर इंश्योरेंस भी है और ये हेल्थ इंश्योरेंस भी है और बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेज हैं, वो इतनी लोग इस्तेमाल नहीं करते और शायद उस स्केल के बिजनेसेस नहीं हैं या लोगों का उस तरफ जो है वो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट नहीं है। और एक एलिमेंट ऑब्वियसली उसमें जो सबसे बड़ा है वो हलाल और हराम का है, क्योंकि कन्वेंशनल इंश्योरेंस के ऊपर पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों का कंसेंसस है कि ये हराम है। ठीक है, कुछ जगहों पे, कुछ मुल्कों में कुछ लोगों के व्यूज़ डिफरेंट है। जैसे ईरान में कन्वेंशनल इंश्योरेंस को भी उनकी शरिया इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जायज़ समझा जा सकता है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से तकाफुल इंश्योरेंस तो लोग लेते ही नहीं है। ठीक है, अब तकाफुल की अवेलेबिलिटी का भी इशू है। अभी तकाफुल पाकिस्तानी मार्केट बहुत छोटी है। हमारी टोटल तकाफुल इंडस्ट्री का जो साइज़ है इस वक्त वो टोटल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का 11% है, बहुत छोटा है। स्टॉक मार्केट में 55% है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में हम 48% पे खड़े हैं, रीट्स में हम 95% पे खड़े हैं जो शरिया कंप्लाइंट है। लेकिन तकाफुल में हमारा जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, उसकी वजह से अवेलेबल भी नहीं होती तकाफुल। और तकाफुल में जो एक और चैलेंज हमें यहाँ रिसेंटली आ रहा है वो आ रहा है री तकाफुल का। ठीक है, पाकिस्तान में जो पिछले 2-3 सालों में जो इकनॉमिक मेल्टडाउन हुआ या क्राइसिस आया, जो डिवैल्यूएशन हुई, जो कंट्री का रिस्क बढ़ा, हमारी रेटिंग नीचे आई, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल इंश्योरर या इंटरनेशनल तकाफुल ऑपरेटर हैं उन्होंने पाकिस्तान में या तो बिज़नेस करना बंद कर दिया या कम कर दिया। तो उसकी वजह से वो री इंश्योरेंस या री तकाफुल भी नहीं मिल रहा पाकिस्तानी इंश्योरेंस कंपनी और तकाफुल ऑपरेटर को भी। और ये भी एक चैलेंज आ रहा है जिसकी वजह से ज़्यादा तकाफुल जो है ना वो नहीं की जा पा रही। मतलब बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर री तकाफुल चूँकि अवेलेबल नहीं होती तो वो मजबूरन फिर लोग इंश्योरेंस में चले जाते हैं, क्योंकि तकाफुल ऑपरेटर वो रिस्क सारा अपने बुक पे नहीं रख सकता, वो आगे मिटिगेट ही नहीं कर सकता, तो वो फिर रिस्क अपने पास लेता भी नहीं है। तो ये तो ग्राउंड रियलिटी है तकाफुल की और इंश्योरेंस की पाकिस्तान में। अब फंडामेंटली फ़र्क दोनों मॉडल्स का शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत वाज़ेह है। तकाफुल का जो मॉडल है वो कॉपरेशन पे बेस करता है, जिसमें जो पॉलिसी होल्डर हैं वो आपस में एक पूल क्रिएट करके एक दूसरे को इंडेमनीफाई करते हैं और एक दूसरे के रिस्क को कवर करते हैं। वेयर एज इंश्योरेंस के मॉडल में इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर को इंडेमनीफाई कर रही होती है। फिर इसी तरह से जो फंड पूल होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उसको किसी भी एवेन्यू में जो लीगली परमिटेड है इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन तकाफुल ऑपरेटर उनको सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट एवेन्यूज़ में ही इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो ये जो दो फंडामेंटल फ़र्क हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो स्कॉलर्स हैं वो डिसअलाउ करते हैं कन्वेंशनल इंश्योरेंस को, और तकाफुल के मॉडल जो हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस करना और तकाफुल, जब आपके पास एक इस्लामिक ऑप्शन अवेलेबल है, अगेन मैं बार बार बात करता हूँ कि
अगर आज किसी दिन एक दिन ज़रा खुदा ना खास्ता रात को हॉस्पिटल में रहें तो वो शायद आपकी 5-6 महीने की सैलरी उड़ जाएगी, लेकिन तकाफुल अगर आप लेंगे तो वो सारी सैलरी आपको कर लेगी। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी की हुई है, इंश्योरेंस के ऊपर आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी रिसेंटली स्टेट बैंक का और हमने ये प्लान गवर्नमेंट का भी देखा है कि आप रिबा फ्री और इंटरेस्ट फ्री करना चाहते हैं। थोड़ा ज़रा इस पर बताएँ कि कितना प्रैक्टिकल है, कर भी सकते हैं, या आपकी क्या रोड मैप है, किस तरह आप उसको अचीव करेंगे? अच्छा, हम तो बहुत क्लियर हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, और मैं ख़ास तौर पर अपनी पर्सनल कमिटमेंट के रेफरेंस से भी हम तो बहुत क्लियर हैं कि हमने ये करना है। पहली बात तो ये है कि हमारा मिशन है ये कि हमने ज़ाहिर है पाकिस्तान में इस्लामिक फ़ाइनेंस को लेके आना है। कॉन्स्टिट्यूशन की अब तो क्लियर रिक्वायरमेंट है, पहले फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट भी थी, अब सवाल है कैसे लेके आना है, ठीक है। और उसके लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे इंस्टीट्यूशन ने, स्टेट बैंक ने बहुत होमवर्क कर लिया हुआ है, ठीक है। आप यूँ समझें कि फ़ैसला 2022 में आया था, लेकिन पहला इस्लामिक बैंक पाकिस्तान में 2002 में बन गया था। हमारे यहाँ भी इस्लामिक फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट ICCB में 2015 में बन गया था। तो हम अगरचे फ़ैसला नहीं आया हुआ था, फेडरल शरीयत कोर्ट में केस पेंडिंग था, लेकिन दोनों जगह पे काम हो रहा था और फुल थ्रॉटल से जो हो सकता है अवेलेबल रिसोर्सेज में वो हो रहा था। तो उस रेफरेंस से जो पिछले 2 सालों में हमने कोशिश की है, उसके नताइज जो निकले हैं ना, वो बड़े इनकरेजिंग हैं, ठीक है। हमने पहले टारगेट किया था ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इवन फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट से पहले भी, कि हमने अपने सारे रेगुलेटेड सेक्टर्स में ना इस्लामिक फ़ाइनेंस को इनेबल करना है, यानी हर जगह पर इस्लामिक प्रोडक्ट, सर्विसेज और इंस्टीट्यूशंस मौजूद होने चाहिए। तो पिछले 1 साल में हमने जो अचीव किया कि हमने 2 शरिया कंप्लाइंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमारी सर्टिफाइड हुई। हमारे पास पहली माइक्रो फाइनेंस कौन सी कंपनी हुई? फैसल और अलमीज़ान। जी जी जी, ठीक है। फिर 2 हमारे पास हमारे पास पहली NBFC किस्त बाज़ार के नाम से सर्टिफाई हुई। हमारा पहला शरिया कंप्लाइंट ब्रोकरेज आया, जिनके साथ आपने पॉडकास्ट भी की, जाहिद लतीफ़ खान साहब के साथ, जो पहला पाकिस्तान का शरिया कंप्लाइंट सर्टिफाइड ब्रोकरेज हाउस है। फिर पहली हमारे पास ये आसान घर के नाम से हाउसिंग फाइनेंस आती है। पहली नॉन बैंक माइक्रो फाइनेंस कंपनी अलमावखात के नाम से आती है। पाकिस्तान के पहले शरिया कंप्लाइंट सर्टिफाइड रीट्स प्रोजेक्ट्स आते हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा गवर्नमेंट के सकूक स्टॉक मार्केट में आने लगते हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा कॉर्पोरेट सकूक में इतनी ज़्यादा ग्रोथ आती है कि वो 1 साल में 200 अरब रुपए के करीब उनका साइज़ हो जाता है। ये सारी जो डेवलपमेंट हैं वो उसी वजह से हुई हैं कि हम इस बात पे काम कर रहे थे। हमने रेगुलेटरी एनेबलमेंट भी की, मार्केट के स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम भी किया, और शरिया स्कॉलर्स के साथ मिलकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे भी काम किया। ठीक, अब जो रह गए हैं हमारे पास सेगमेंट 1 का मैंने जिक्र कर दिया, जो कंजम्पशन लोन के लिए, डिजिटल लोन के लिए शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट का है। एक वो एवेन्यू हमारा मिसिंग है, और एक हमारा प्राइवेट एक्विटी में इस्लामिक प्राइवेट एक्विटी सर्टिफाइड आना बाकी है। अदरवाइज़ हमने अपने बाकी सारे सेगमेंट में इस्लामिक फाइनेंस को इनेबल कर दिया। अब आते हैं जो रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की और कोर्ट की, कि ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसके लिए पिछले 2 हफ्ते पहले ही कमीशन ने हमें अप्रूवल दी है। हमने 3 साल का स्ट्रेटेजिक प्लान बना लिया, जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। 3 साल में हमने कोई 50 के करीब इनिशिएटिव्स अपने लिए टारगेट किए हुए हैं जो हमने करने हैं इस तरफ, और उसमें से हमें बड़ी उम्मीद है कि बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे और ये कन्वर्जन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर लेंगे। साथ ही साथ 2023 में ही हमने एक पूरा फ्रेमवर्क जारी कर दिया था कि अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है और क्या स्टेप्स होंगे। ये बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अपने सेक्टर की बात कर रहा हूँ। हमने गाइडलाइंस इशू की थी, उनका नाम है गाइडलाइंस फॉर ऑफरिंग इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज। इन गाइडलाइंस में हमने वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे दी हैं जिनकी बेसिस पे जितने भी इदारे हमारे रेगुलेटरी सेक्टर्स में काम करते हैं वो ग्रेजुअली या एट वंस अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। और इस वक्त बहुत से इदारे जो हैं वो अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारे NBFC सेक्टर में, वो ऑलरेडी अनाउंस्ड कन्वर्जन कर रहा है। ठीक है, और हम समझते हैं कि वो अपने प्लान के कन्वर्जन में आप यानी कि वो डेट को इस्लामिक तरीके से वो कर रहे हैं। 3 चीज़ें करते हैं। देखिए, नॉर्मली आपने अपनी इनकम को शरिया कंप्लाइंट करना है, यानी सारे वो एवेन्यूज़ जो नॉन परमिसिबल हैं वो बंद करने हैं और सिर्फ उन एवेन्यूज़ में काम करना है जो शरिया कंप्लाइंट है। ठीक, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को शरिया कंप्लाइंट करना है और अपनी सारी बोरोइंग्स या फंडिंग को शरिया कंप्लाइंट करना है। तो ये 3 काम प्राइमरीली हैं। इसके साथ साथ फिर ऑपरेशन सारे जो ना वो शरिया कंप्लाइंट होते हैं, जिसमें HR की पॉलिसीज़ भी आ जाती हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को अपने किस तरीके से जो है ना वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे रखना है। मार्केटिंग की चीज़ें भी जो है ना वो भी आ जाती हैं कि आपने क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल जो गाइडलाइंस फॉर ऑफरिंग इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज 2023 हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, उसमें ये पूरा फ्रेमवर्क हमने दे दिया।
और अभी लास्ट वीक हमने एक कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किया है जिसके थ्रू हमने प्रपोज किया पाकिस्तान में एक डेडिकेटेड इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज एक्ट लाने के लिए। ये एक ब्रीफ पेपर है जो 30 नवंबर तक पब्लिक कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि इस वक्त जो हमें एक मेजर चैलेंज डाउन द रोड लगता है, जब ये इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री बड़ी होगी तो फिर फेलियर्स भी होंगे, डिस्प्यूट्स भी होंगे, कोर्ट केसेस भी होंगी, ठीक है। तो लॉ भी होना चाहिए जो लीगल अनसर्टेनिटी को कम करे, लीगल रिस्क को कम करे, स्टैंडर्डाइजेशन लेके आए और एक स्पेशलाइज्ड जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज की। तो वो भी आ गया है। अगर मैं दूसरी साइड पे बात करूँ, बैंकिंग में भी तो मोरलेस इसी की तरह की चीज़ें आ रही हैं। वहाँ भी इस्लामिक बैंकिंग के लिए लीगल लेजिस्लेटिव चेंजेस भी हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के प्लान भी बन रहे हैं और बैंक कन्वर्जन के डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर ऑलरेडी जो है ना वो मूव भी कर रहे हैं। तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि एज़ फार एज़ फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री इज़ कंसर्न इन पाकिस्तान, बोथ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, उसमें तो फुल स्पीड के साथ जो है ना वो कन्वर्जन की फैसिलिटेशन के लिए काम हो रहा है। और मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये 2027 एंड का टारगेट जो है ना हम अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लेंगे। अगर 100% ना भी कर सके तो सब्सटेंशली इसको अचीव कर लेंगे, मुझे कोई इशू उसमें नज़र नहीं आता। अब बात जो हमसे बियॉन्ड की है वो उसमें दो सेगमेंट है। एक, इकॉनमी से रिबा एलिमिनेट करने की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम से नहीं। तो इकॉनमी तो ज़ाहिर है स्टेट बैंक और SSCP दोनों से आगे की चीज़ है ना। वो तो ट्रेड और कॉमर्स, जो मुल्क में मंडियाँ चल रही हैं, जो ख़रीदो फरोख्त गाड़ियों की हो रही है, प्लॉटों की हो रही है, जो बिज़नेस बन रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, उनके फ्रेमवर्क में से भी या उनके ऑपरेशंस में से भी रिबा को एलिमिनेट होना है। तो वो फ्रेमवर्क भी बाकी होगा। और एक सेगमेंट जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं गवर्नमेंट की भी और जो कॉरपोरेट्स की भी, ये नहीं जो इंटरनेशनल बोरोइंग्स हैं लॉन्ग टर्म हैं, वो एक चैलेंज होगा जो मैं समझता हूँ कि जिसको कंप्लाई करना कंपैरेटिवली टफ़ होगा। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें जो ना नहीं, तो ये एलिफेंट इन द रूम जो गवर्नमेंट बैठी है इतना लोन लेकर, डेट लेकर लोकल मार्केट से, उसको किस तरह आप रिबा फ्री करेंगे फिर? देखिए, गवर्नमेंट दो तरह से नॉर्मली पाकिस्तान में डेट रेज़ करती है। एक जो मार्केट जो टी बिल्स और सकूक के थ्रू रेज़ करती है, उसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्पीड अप कर दिया है प्रोसेस सकूक के थ्रू फंड रेजिंग का। दूसरा एवेन्यू है नेशनल सेविंग का। तो नेशनल सेविंग्स के थ्रू भी फंडिंग अवेलेबल होती है गवर्नमेंट को बड़ी तादाद में। वहाँ भी शरिया कंप्लाइंट फंड फाइनेंसिंग की प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गई हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वो दोनों एवेन्यूज़ भी ऑलरेडी ट्रैक पे हैं। कन्वर्जन टाइम कितना लेते हैं वो, या सारा कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ पर भी काम हो रहा है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वहाँ पर भी नेशनल लेवल की हद तक जो नेशनल बोरिंग है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बैंकों से या नेशनल इंस्टीट्यूशन से या पब्लिक से, वो करना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। मसाइल उसमें बहुत होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई आसान काम है, लेकिन वो शायद हो पाएगा। लेकिन जो इंटरनेशनल है उस पर तो मैं और इसमें जो कन्वेंशनल बैंक अभी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा फिर उसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि अगर ये फुली तरह अप्लाई हो गया तो फिर कोई सारे इस्लामिक बैंक हो जाएंगे। देखिए, इस वक्त सारे बैंकों की इस्लामिक ब्रांचें तो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ये कन्वर्जन तो चैलेंज नहीं होगा। और फैसल बैंक ने जो काम किया है हिस्टोरिक, पूरी दुनिया में ये वाहिद एग्जाम्पल है, और जब से किया है उसको बिजनेस में भी फायदा ही हुआ है, उसका साइज भी बड़ा है। 200-300% हमने तो इन्वेस्ट करके पैसे कमाए हैं उसमें से बैठ के। डिविडेंड भी माशाल्लाह दिया, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर की अगर ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, उन्होंने क्या किया था, किस तरह किया था? मैं चूँकि बैंकिंग सेगमेंट है तो उस पर मेरा बात करना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन जो एज अ स्टूडेंट जो मैंने देखा है कि उन्होंने, देखें, ये कन्वर्जन बहुत टफ था, यूनिक था, दुनिया में कोई प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं था। उन्होंने ग्रेजुअल किया है, अपने HR को ट्रेन किया है। और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास इस्लामिक फाइनेंस के लिए एडवोकेट HR अवेलेबल है, बल्कि हम एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में। जहाँ भी इस्लामिक फाइनेंस हो रहा है आपको पाकिस्तानी ही नज़र आएंगे, ठीक है, दोनों साइड पे, शरिया साइड पे भी और कमर्शियल जो ऑपरेशंस, जो प्रोफेशनल ऑपरेशंस हैं वहाँ पर भी। तो हमारे पास एडवोकेट HR है और बन रहा है, और बहुत से इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में जो बहुत आला काम कर रहे हैं, इस्लामिक फाइनेंस पढ़ाई जा रही है। मदारिस में भी बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं जहाँ पर जो उलमा है इस तरफ उनकी तवज्जो है। एक तो ये हेल्प उनको बहुत मिली, उनको HR की सपोर्ट बहुत मिली। दूसरा, पाकिस्तान में लोगों की जो विल है ना कन्वर्जन की, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बैंकिंग हो या नॉन बैंकिंग। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ, जैसे मेरे पास सिलिकॉन वैली से जो आते हैं लोग, फिनटेक पाकिस्तान करना चाहते हैं, जब उनको कोई ऑप्शन भी मिल जाता है ना शरिया कंप्लाइंट काम करने का, तो वो ऑल आउट जाते हैं, वो कहते हैं हमने ये करना है। दो सेंस है, एक फेथ और दूसरा बिजनेस सेंस भी बनती है ना, क्योंकि पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल ही है।
लोग चाहते ही शरीया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, तो बिजनेस सेंस भी बनती है और फेथ बेस भी कमिटमेंट है लोगों की, तो इस वजह से ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। और फैसल बैंक के साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने अपनी HR को भी ट्रेन किया, टॉप पे मैनेजमेंट की कमिटमेंट थी, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को शिफ्ट करना शुरू किया। ठीक है, और उस ज़बरदस्त, ठीक है, क्योंकि उसमें एक बुनियादी चीज़ जो हमारे चेयर हैं शरिया एडवाइजरी कमेटी के मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब, वो अक्सर कोट करते हैं, देखें पाकिस्तान में जो लोगों की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नीड है ना, वो 98-99% जेन्युइन नीड होती हैं। ज़रूरतें जो फाइनेंशियल नीड्स हैं इंडिविजुअल की, बिज़नेस की, किसी ने घर लेना है, गाड़ी लेनी है, माल उठाना है, फैक्ट्री लगानी है, इंपोर्ट करनी है, ये सारी जेन्युइन जायज़ ज़रूरत है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ उन जायज़ ज़रूरतों को जायज़ तरीके से पूरा करने के लिए प्रोडक्ट सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस और अरेंजमेंट्स करने, ठीक है, और वो हो सकते हैं और वो हो रहे हैं, और वो इसी तरह से जिस तरह फैसल बैंक ने किया बाकी इंस्टीट्यूशंस भी कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हो जाएगा। अच्छा, जो मैं अभी तक डिस्कशन से एक चीज़ समझ चुका हूँ, दी वे दी होल इस्लामिक फाइनेंस और स्ट्रक्चर जिस तरह से डिप्लॉय हुआ है, वो बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए लोगों को पैसे चाहिए उसको राउट कर रहा है ताकि वो यूज़ करे और करे। लेकिन आप जनरली पाकिस्तान में देखें ना, पिछले 3-4 साल में तो इकॉनमी थोड़ी नीचे ही जा रही है, वैसे ऊपर तो जा नहीं रही, ठीक है। और एक और टॉप पर मसला ये है कि ठीक है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन द वे द गवर्नमेंट इज़ प्रिंटिंग द मनी एज़ वेल, वो इतना पैसा मार्केट में आता है कि पहले वो अपने ही निकाल लेते हैं और फिर वो जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। तो हाउ यू सी द प्रिंसिपल और जो इस्लामिक फाइनेंस है, इफ़ ये फुली आ गया तो उससे मुल्क कितनी अच्छे तरीके से तरक्की कर सकता है? देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि इस्लामिक फाइनेंस जो है ना, वो सिर्फ जो है ना वो फेथ बेस्ड फाइनेंस नहीं है, ये मौलवियों की इख्तरा नहीं है, ठीक है, इसको समझने की ज़रूरत। अगर ये मौलवियों की इख्तरा होती तो गैर मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? मैं मलेशिया में इस्लामिक फ़ाइनेंस की एक डिग्री कर रहा था, तो मेरे साथ मेरे क्लास फेलो थे जो नॉन मुस्लिम थे लेकिन इस्लामिक फ़ाइनेंस पढ़ रहे थे, क्योंकि इस्लामिक फ़ाइनेंस सस्टेनेबल फ़ाइनेंस भी है, ये इंक्लूसिव फ़ाइनेंस भी है, ये इंक्लूसिव इकनॉमिक ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो कन्वेंशनल फ़ाइनेंस है, आप अभी 2023 में एक UN की रिपोर्ट आई है, मौका मिले तो आपके जो देखने वाले हैं वो भी देखें, आप भी देखें, अ वर्ल्ड ऑफ डेट के नाम से UN की एक रिपोर्ट है। आप देखें कि जो कन्वेंशनल डेट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम है, आपको पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा कि वो सस्टेनेबल नहीं है, वो डेस्टिन्ड टू फेल है, वो डेस्टिन्ड टू फेल है, उसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो उससे हमें ये समझ में आता है कि इस्लामिक फाइनेंस तो परफेक्ट बिजनेस सेंस भी है, ठीक, लेकिन ये चीज़ भी हमें एज ए प्रोफेशनल पता ही है कि सिर्फ फाइनेंशियल मामला ठीक हो जाने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा। फाइनेंस तो एक एलिमेंट है ना, और इस्लामिक फाइनेंस में ख़ास तौर पर जो एक और जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। हमारे यहाँ पैसे लेके कोई भाग जाए तो बंदा सोच भी नहीं सकता कि वो रिकवर हो जाएंगे। आम आदमी के लिए तो मुमकिन है आपके पैसे कोई लेके दबा के ले जाए, वो पैसे लेने के लिए आपको उससे ज़्यादा खर्चा और टाइम और मेहनत करनी पड़ती है। आप किसी को कर्जा दे दें तो मांगते हुए लगता है कि आप कर्जा वापस ले रहे हैं, अपना कर्जा ले रहे हैं। तो जो बाकी चैलेंज हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के, जो हमारे मसाइल हैं, एथिकल वैल्यूज़ के जो मसाइल हैं, ज़ाहिर है वो सारे इस चीज़ से तो हल नहीं होंगे। इस्लामिक फ़ाइनेंस सारे मसाइल को तो हल नहीं करेगा, तो कुछ प्रॉब्लम्स इस्लामिक फ़ाइनेंस के ट्रांसफॉर्म होने से हल होंगे और कुछ रहेंगे। और SECP के जितनी भी आपकी अभी जो ड्राइव चल रही है वो इस्लामिक फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर कितना फोकस्ड है? किस तरह हम अभी भी हम देख रहे हैं अनबैंक्ड अकाउंट ज़्यादा हैं, लोगों के अकाउंट ही नहीं है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाते हैं तो पहला वो काम कहते हैं जी आपका बैंक अकाउंट क्या है, तो वो बेसिक ही नहीं है, तो वो आगे वाली सर्विसेज या टूल्स वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं काम आवाम जो है? देखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और प्रॉब्लमेटिक और कंसर्निंग इशू है पूरी पाकिस्तान के लिए कि हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन वन ऑफ द लोएस्ट है, ख़ास तौर पर फीमेल फाइनेंशियल इंक्लूजन ना होने के बराबर बहुत ही लोअर लेवल के ऊपर है। हमारी पढ़ी लिखी ख़वातीन भी अपने फाइनेंशियल एसेट्स को ख़ुद मैनेज नहीं करती, ठीक है। हमारी हाउसवाइफ भी अपने शौहरों पे, भाइयों पे, वालिदैन पे डिपेंडेंट होती हैं, वो ख़ुद डिसीजन नहीं कर पाती क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहती, ये जानती नहीं है, जानती भी हैं तो वो करना नहीं चाहती या करती नहीं। तो ये एक चैलेंज है हमारा जो काफ़ी स्वेयर भी है, क्योंकि हम वर्ल्ड रैंकिंग में लोएस्ट आते हैं, लोएस्ट कंट्रीज़ में शामिल होते हैं जहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन के इश्यूज़ हमने देखे। लेकिन इसमें भी इस्लामिक फाइनेंस कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इसलिए कर सकता है कि 2013-14 में स्टेट बैंक ने भी एक स्टडी कराई थी, कैप स्टडीज़, नॉलेज एप्टीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस की स्टडी। उसने भी ये इंडिकेट किया था कि वन ऑफ द की रीज़न ऑफ फाइनेंशियल एक्सक्लूजन इज़
acceptability of financial services among the masses due to the religion. तो अगर इस्लामिक फाइनेंस आता है तो लोगों के लिए शायद ज़्यादा आसान होगा बैंक में अकाउंट खोलना, तकाफुल लेना और पैसे को इन्वेस्ट करना, क्योंकि वो उनकी फेथ वैल्यू के साथ कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा होगा, कोइंसाइड कर रहा होगा और वो उसको कर सकेंगे. तो हम समझते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है. जब ये चीज़ें हो जाएंगी और एक्सेप्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी तो लोग फाइनेंशियल सिस्टम पे उनका ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा और आना आसान हो जाएगा. ख़ास तौर पर जब से मैं समझता हूँ कि फ़िनटेक और टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें आई हैं तो मैं समझता हूँ कि आउटरीच के मसाइल हल हो जाएंगे. टेक्नोलॉजी बेस्ड घर पे बैठ के भी लोग अकाउंट खोल सकेंगे, खोल रहे हैं. मोबाइल टेलीफोनी और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज आ गई हैं. तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि इस्लामिक फाइनेंस की कन्वर्जन प्लस टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, ये दोनों इनोवेशन, ये दोनों वो चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के हमारे मसाइल को काफ़ी हद तक कम कर देंगी. लेकिन इसमें आप जैसे जो इदारे हैं जो अवेयरनेस फैलाने में हेल्प करते हैं पॉडकास्ट के थ्रू और डिफरेंट और मीन्स के थ्रू, उनकी जो हेल्प और सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं इन पॉडकास्ट के थ्रू कि आप ये इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल करते हैं, ताकि एक तो आप उनको मालूमात दें, दूसरा उनको फूड फॉर थॉट दें, वो सोचें, नए आइडियाज़ पे काम करें, चाहे क्रिटिसाइज़ करें, पॉजिटिवली क्रिटिसाइज़ करें, ऑब्जेक्ट करें, नई चीज़ें डेवलप करें, सीखें, अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाएं और उसके बाद डिसीजन लें अपनी ज़रूरत के मुताबिक. तो मेरा ख़्याल है कि ये वाला एलिमेंट अवेयरनेस, एडवोकेसी और जो प्रोपगेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और आई थिंक सर अगर आप इन जनरल पाकिस्तान को देखें ना, बहुत गुर्बत है. विद ईच इन्फ्लेशन यू सी लॉट ऑफ पीपल गोइंग फ्रॉम के जो मीडियम क्लास में थे वो और लोअर मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास से लोअर मिडिल में चले जाते हैं. और आई थिंक दी ओनली थिंग विच कैन सेव दैम ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल. और एक जो बहुत बड़ी रुकावट थी जो होपफुली इंशाल्लाह आज की हमारी डिस्कशन से लोगों पे क्लैरिटी आएगी कि इस्लाम ने कभी भी आपके पैसे ग्रो करने में वो नहीं किया हुआ कि ये आपके जहन में ही है कि पसीना होगा तो पैसे बनेंगे तो ही आपका प्रॉफिट है, वरना तो प्रॉफिट ही नहीं है. ये क्या तरीका हुआ, हवाई रोज़ी होती है. अभी वो सदर साहब का भी एक आया था कि स्टॉक मार्केट जो चीज़ छू ना सको तो वो बनती है, तो वो कैसे प्रॉफिट होती है. तो जहाँ पे पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है, गुर्बत इतनी ज़्यादा है, तो हम मेरे ख्याल में इससे पावरफुल टूल ही कोई नहीं है. अब पिछले 20 साल में देखें, अब आप 92,000 पे पहुँच गए हैं. खैर हम तो 40,000 पे भी पॉडकास्ट ही कर रहे थे, तब भी लोगों को यही कहते कि यार इन्वेस्ट करना चाहिए. 92,000 पे भी यही कह रहे हैं यार इन्वेस्ट करना चाहिए. लेकिन जब तक चीज़ ऊपर नहीं जाती लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता. लेकिन अब जब ऊपर जाती है तो फिर हम कहते हैं यार काश हमें 5 साल पहले पता चलता. और इसमें ना नॉलेज सबसे इम्पॉर्टेंट है. मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा एक मिथ है, मिस इन्फॉर्मेशन है, मिसकंसेप्शन है लोगों की कि पैसा चाहिए आपको पैसा बनाने के लिए. आप छोटे पैसे से भी बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप डिसिप्लिन कितने हैं, आप अपने मामलात को किस तरह डील करते हैं. और पॉवर्टी से तो निकलने का और कोई तरीका नहीं है, वरना हम देखते रहेंगे कि लूट मार बढ़ती रहेगी. आपको कोई ना कोई, अभी आपके प्रोग्राम से 2 मिनट पहले ही एक बंदे ने किसी इस्लामिक तौर से एक इन्वेस्टमेंट की एक वीडियो के नीचे कमेंट किया हुआ कि आज से 10 साल पहले एक मौलवी हज़रात ने इस्लामिक तरीके से लोगों को करने के लिए. और एक बड़ा मशहूर वाक़या ये भी है कि कोई लाहौर में एक और दुकान थी जो कि कुरान मजीद सेल करती थी. उन लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट बेस्ड लोगों के, और लोगों ने ऑब्वियसली लोग देखते हैं दाढ़ी है, तमीज़ से बात कर रहे हैं, ऊपर से कुरान मजीद सेल कर रहे हैं, ये तो 2 नंबर काम कर ही नहीं सकते. और करोड़ों रुपया उन्होंने किया और एक दिन सुबह लोग दुकान बंद थी. अभी मैं एक प्रोग्राम में भी सुबह गया हुआ था. LNG इंपोर्ट करिए गवर्नमेंट, मोहल्ले के अंदर उन्होंने शायद SCCP से कोई कंपनी रजिस्टर कराई होगी, मे बी उनके पास लाइसेंस नहीं होगा करने का. लेकिन सिर्फ नॉलेज की इतनी वो है कि जो सही चीज़ स्टॉक मार्केट पे लेजिट है, जिसको म्यूचुअल फंड पे हम कहते हैं कि यार ये भी ठीक है, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे. लेकिन एक जो मोहल्ले के अंदर बैठा होगा ना, जो अच्छे तरीके से आपको चाय पिलाएगा, कुछ करेगा, आप सारा का सारा पैसा उसको दे देंगे. अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग लिक्विडेट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको ये नॉलेज नहीं है कि आप सही तरीके से ये काम कैसे कर सकते हैं. ये एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपने इसके ऊपर पहले भी पॉडकास्ट भी किए हैं, मुर्तज़ा के साथ भी आपने पॉडकास्ट की. तो इसमें देखें वो दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा. एक तो जैसे कहते हैं ना कि जब तक बेवकूफ़ लोग ज़िंदा हैं अक्लमंद भूखे नहीं मरेंगे, ये भी आपने सुना होगा. और एक और भी इस्लाम से पहले के जो मज़ाहिब हैं उसमें ये चीज़ राइज थी और आज भी बड़ी हद तक दुनिया में ये राइज है कि और कुरान में भी इसका ज़िक्र है कि ऐसे लोग थे जिनका ख्याल था और आज भी है कि जो लोग बायर भी अवेयर है ना, जो लोग अपने माल से ख़ुद गाफिल हैं, वो कहते हैं हम उनको लूट भी लें तो अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा. ये तो फिर कुरान में अल्लाह ने कहा कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है, आपसे सवाल होगा उसके ऊपर भी. तो
एक तो ये है कि इन्वेस्टर अवेयरनेस या जो लोगों की अवेयरनेस है वो ज़रूरी है ताकि लोग उनको स्कैम ना कर सके, और ख़ास तौर पर मज़हब के नाम पे मेरी तरह काहुलिया बना के तो किसी को बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसके फिर ज़ाहिर है हम एक जमा पूंजी में एक पूरी कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हम लोगों को अवेयर करते हैं। जमा पूंजी का हमारा SCCP का प्रोग्राम है, हमारा इन्वेस्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट फोकस ही ये करता है कि स्कैम्स कैसे बचें, ख़ास तौर पर जो मज़हब के नाम पे, जाली मुदारबाज के नाम से, कुरान कंपनी के नाम से और डिफरेंट तरीके से जो है ना वो लोग जो है वो ऐसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लोगों को ऑफ़र करते हैं जो बाय लार्ज जो है ना वो फ्रॉड पे मुश्तमिल होती है। और उनकी 3-4 बड़ी निशानियाँ होती हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है उनको पहचानना। एक सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न ऑफ़र कर रहे होते हैं, आपके पैसे रातों रात डबल हो जाएंगे, ठीक है। फिशी होता है उनका कॉन्डक्ट, रेगुलेटेड नहीं होते प्रॉपरली, ठीक है। आप आसानी से उनको पहचान सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ऐसे लोगों को पहचानना। और बहुत से केसेस में लोगों को पता भी होता है, लेकिन लालच और ग्रीड जो है ना वो उनको कि बहुत रिटर्न ऑफ़र हो रहा है, चलो खैर है। बल्कि एक साहब को मैं जानता हूँ जिन्होंने इसी तरह के एक जहली वेंचर में इन्वेस्ट किया और उनसे पूछा कि यार ये तो आप जो है ना वो आप क्यों कर रहे हैं, आपको पता है ये तो पिरामिड है, फ्रॉड है, ये तो एक स्कीम है। तो उनका जवाब था कि हाँ ये मुझे पता तो है, लेकिन ये जितना रिटर्न दे रहे ना, ये जितनी देर में भागेंगे मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। अब ऐसे बंदे को कैसे कोई समझा सकता है? वो बुजुर्ग कहते हैं कि एक बंदा जो सो रहा है उसको तो आप जगा सकते हैं, लेकिन एक जो जाग रहा है उसको कैसे जगाएंगे आप? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ग्रीड की वजह से ऐसे स्कैम्स में फंसते हैं और अपनी जमा पूंजी लुटाते हैं। और हमारा मिशन है, हमारे इदारे का मिशन है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, उसके लिए हम अवेयरनेस पे भी काम करते हैं। हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट मौजूद है जिसका काम ही ये है। और इसके अलावा भी आप जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं जो प्लेटफॉर्म्स रन करते हैं उनसे भी हम कोलैबोरेट करते रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, चैम्बर्स में, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं। बल्कि कल ही मेरी टीम जो है वो लाहौर में 3 यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद थी जहाँ पर इसी सब्जेक्ट पे बात हो रही थी। तो मैं भी जाता रहता हूँ और भी मेरे कोलीग जो हैं जाते हैं। लेकिन ये इतना बड़ी नीड है कि इसको पूरा करने के लिए बहुत सारे मास स्केल पे रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड बॉडीज़ हैं ना, इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने स्टूडेंट्स, फैकल्टी, एम्प्लॉइज़ और अपने साथ जुड़े हुए मेंबर्स को अवेयर करें कि फ्रॉडस्टर को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उनसे कैसे बचना है, ठीक है। और लालच और ग्रीड को अपने कैसे कंट्रोल करना है। आजकल तो हमारे नाम की, हमारी तस्वीरों की, अब तो आपने SCCP ने भी ऑफिशियली किया, लेकिन इतने ज़्यादा जिस तरह काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज के एक किस्म का बेरूपिये तरीके से आप उसको करें। और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा ऑफिशियल चैनल पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है जितनी कि हमारे फेक सारे उसके ऊपर है। लेकिन यू नीड टू बेसिकली टेक अप विद द ऑफिशियल ऑफ द प्लेटफॉर्म्स एज वेल। होपफुली दे मस्ट हैव सम, कोई तो बंदा होगा इनका पाकिस्तान के अंदर जो बैठा हुआ है जिसके साथ आप करें। यार हमारे अपना ऑफिशियल फेसबुक का चैनल ब्लॉक हुआ है, एड्स हम नहीं चला सकते बिकॉज मे बी हमने है ही पैसे के बारे में, तो पैसे ही बताऊंगा ना कि यार आप अपनी सेविंग को ग्रो कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा जाली वाला बंदा है वो हर दूसरा बंदा मुझे कह रहा है यार ये आपकी उस पर वो कर रहा है। तो ये बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर आजकल। हाँ, और ये एक चैलेंज ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसी वजह से गवर्नमेंट लेवल पे काफ़ी सीरियस एफर्ट हुई हैं जिसमें SCCP और PTA और नादरा की जो कोलैबोरेशन है वो काफ़ी बड़ी है। हमारे लीगल फ्रेमवर्क्स पे यानी MOUs भी साइन हुए हैं, फ्रेमवर्क्स भी एग्री हुए हैं और जॉइंट टीम्स भी काम कर रही हैं जिसमें ऐसे जाली ऐप्स को बंद करना और पेजेस को बंद करना कोशिश होती है। लेकिन इसका चैलेंज भी बड़ा है क्योंकि 4 बंद करो 6 और आ जाते हैं, ये बड़ा मसला, ठीक है। तो बंद करते जाओ। और बहुत से लोग जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के ये कर रहे होते हैं जिनको लॉ इन्फोर्समेंट के थ्रू पकड़ना भी पॉसिबल नहीं होता अगर काम हो रहा है। ऑफिशियली प्लेटफॉर्म्स को आप अकाउंटेबल करें बिकॉज दे नीड टू बेसिकली मेक श्योर कि इस तरह की चीज़ ना हो रही हो। अगर वो प्लेटफॉर्म ही इलीगल है, फेक है, जाली है, जैसे आपके नाम से बना हुआ है तो वो तो नहीं मैं कह रहा हूँ फेसबुक के लेवल पे जाएं, यूट्यूब के लेवल पे जाएं कि उसके ऊपर गए हुए उन्होंने कंट्रोल करना है। आप तो पीछे भागते रहेंगे, आपसे तो कभी बिल्कुल जा रहे हैं। ये अरेंजमेंट मौजूद हैं पाकिस्तान में, स्टार्ट हो गए हैं। जैसे गूगल के साथ अरेंजमेंट मौजूद हैं, उनको रिपोर्ट होता है, गूगल स्टोर से ये ऐप्स बंद होती हैं, ये अरेंजमेंट मौजूद है। लेकिन इनकी इफेक्टिवनेस ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ इन्वॉल्व FIA एज वेल। मैंने FIA में कंप्लेंट की हुई आज 7 हफ्ते हो गए हैं। एवरी टाइम व्हेनेवर आई कॉल देयर इज़ नो सीरियसनेस फ्रॉम दैट
दैट साइड एज वेल, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि यार ये तो अगर मेरे नाम से और मैं एक क्रेडिबिलिटी बना के बैठा हूँ और मैं मेरे कोई AI की वॉइस में या मेरी कोई तस्वीर करके कोई आके पैसे ले रहा है तो अच्छा खासा नुकसान हो सकता है किसी बंदे का। देखिए मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है इस पे। हम जब इंस्टीट्यूशन लेवल पे FIA के कोलीग्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, बात करते हैं, तो हमें बहुत सपोर्ट भी मिलती है और हम जॉइंटली काम भी करते हैं और काफ़ी हेल्प मिली भी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम का स्केल इतना बड़ा है कि चीज़ें कुछ समटाइम रह जाती होंगी और जाहिर है वहाँ भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ये भी आप सोचें कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। सर बिफोर कमिंग टू दी जो आपका कॉन्फ्रेंस हो रहा है, एक आखिरी, क्योंकि 10 मिलियन से ऊपर तो क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में। ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ डिस्कशन गोइंग अराउंड कि इसको क्या करना है। अभी भी ना लीगलाइज है ना बैन है, कुछ नहीं है। इन हाइंडसाइट हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा, मैं अभी फेसबुक के ग्रुप में देख रहा था, जिन लोगों के क्रिप्टो के थ्रू ट्रांजैक्शन है उनके बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से डिस्करेज कर रहे हैं हम उसको ना करने की। लेकिन फ्रॉम ए इस्लामिक पर्सपेक्टिव इज़ क्रिप्टो समथिंग विच इज़ कि उसमें जो स्टडी है आपकी या आप लोग जो एनालाइज कर रहे हैं, ये इनोवेशन के पर्सपेक्टिव में अभी भी हलाल उसके ऊपर आती है एज एन इन्वेस्टमेंट? देखिए करेंसी कोई भी डिजिटल फॉर्म में हो उसको आप अपफ्रंट हराम तो नहीं कह सकते। मेरी राय है ये, ज़ाहिर है उलमा बेहतर इस पर राय दे सकते हैं। पहले गोल्ड के सिक्के थे, फिर पेपर के नोट आए, अब प्लास्टिक मनी है, इलेक्ट्रॉनिक मनी है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बारे में नाजायज़ का कोई फतवा मेरे जो है ना आज के दिन में ऐसा जिसको जो एक्सेप्टेबल हो मौजूद नहीं है। तो अगर डिजिटल करेंसी आ जाती है, चाहे वो मतलब ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के थ्रू या बिटकॉइन आप नाम भी ले लें, इस टाइप की आ जाती है और उसको लीगली एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है स्टेट लेवल के ऊपर, तो उसको करेंसी कहा जा सकता है शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब उसकी क्या परमोटेशन, क्या उस पर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी, हयूद कयूद होंगे, वो तो शरिया स्कॉलर्स बेहतर बता सकते हैं कि किस तरीके से हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है, मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है। ये मेरी ज़ाती राय है, मेरे इंस्टीट्यूशन की राय भी नहीं हो सकती लाजमी। तो ये मेरी ज़ाती राय में ये पॉसिबिलिटी है और डाउन द रोड शायद दुनिया जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ चेंज हो रही है, ये चीज़ें बदलेंगी। तो हम इस पे आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते और इस पे बहुत रिसर्चेस दुनिया में हो रही हैं, इस्लामिक फाइनेंस की फील्ड में भी, जो इसकी शरिया एवेल्यूएशन भी कर रहे हैं और इसके अलावा जो इसकी जो रेगुलेशन साइड है या कमर्शियल साइड है उसको भी देख रहे हैं, या रेगुलेटरी साइड है उसको भी देख रहे हैं। फ्रॉम पाकिस्तान इज़ दिस द एरिया जिसको स्टेट बैंक ने देखना है या SCCP ने देखना है? अगर है भी तो वो किस फेज़ के ऊपर होगा? हम कुछ उस पर डिस्कस कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? काफ़ी लोगों का पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है। करेंसी स्टेट बैंक के डोमेन में आता है वहाँ, और करेंसी के ऊपर जो डेरिवेटिव्स हैं या उसकी जो डिफरेंट शक्लें हैं जिसमें कॉइन्स वगैरह की ऑफरिंग वगैरह हैं, वो हमारे रेगुलेटरी डोमेन में आती हैं। तो मैं जानता हूँ कि दोनों जगह पे टीम्स मौजूद हैं जो काम कर रही हैं। मेरे कोलीग्स हैं SCCP में भी जो इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब मेरा डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है, लेकिन इस एरिया पे काम हो रहा है। बिल्कुल सही है। अब सर आखिर में जो हमने बात की थी कि जो आपकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामिक कैपिटल मार्केट, जो कि दिसंबर 11 और 12, 2024, अगर आप ये 25 में देख रहे हैं तो 24 के ऊपर हो रही है। इसके बारे में थोड़ा बता दें कि इसका स्कोप क्या है, क्या हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये क्या जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबिलिटी आप आ सकते हैं जनरल पब्लिक को इसमें? जी, ये जो है ना एक मेगा इवेंट है। ये हमने 2023 में इसका पहला वर्जन इस्लामाबाद में किया था और ग्लोबल पार्टनर्स के साथ किया था। तो पाकिस्तान से बाहर जितने मुल्कों में इस्लामिक फ़ाइनेंस होता है वहाँ से एक्सपर्ट्स तशरीफ़ लाए थे। और इस साल भी हमारे जो मेन पार्टनर हैं वो IOFI बहरीन और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट जद्दा सऊदी अरब से हैं। ठीक है, और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उसमें तुर्की से भी होंगे, अमान से भी होंगे, मलेशिया, सऊदी अरब, UAE, बहरीन और बाकी और काफ़ी जगहों से, नाइजीरिया वगैरह से जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। और इस मेगा इवेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक कैपेसिटी बिल्डिंग का है, यानी 11 दिसंबर को हमारी 4 कंकरेंट वर्कशॉप्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं और उस पर हम इंटरनेशनल जो ज़ाहिर है हमारे पास इतने एक्सपर्ट्स आ रहे हैं तो हमने उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज़ किया और वो ये 4 सेशंस कंडक्ट करेंगे हमारी इंडस्ट्री के लोगों के लिए। और ये ऑलरेडी प्लान हमने कर लिया हुआ है, इसके इन्विटेशंस हमने जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं उनको एक्सटेंड किए हुए हैं और ये इंडस्ट्री के लिए है, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। दूसरा जो हमारा इवेंट है, हमारी मेन कॉन्फ्रेंस है जो जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होगा। हमने कम अज़ कम काफ़ी बड़ा सेटअप जो कराची में मुमकिन हो सकता था वो किया, जिसमें 500 के करीब जो ना वो अफराद के बैठने की गुंजाइश है। पर कॉन्टीनेंटल होटल का कराची की जो सबसे बड़ी मार्की है वो हमने इसके लिए अवेलेबल की है। और उसमें ये सेशन जो है वो फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रजिस्ट्रेशन के थ्रू होगा, जिसके लिए भी डेडिकेटेड जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है हमारा वो मोस्ट लाइकली मंडे ट्यूसडे को अवेलेबल हो जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, SCCP की वेबसाइट के ऊपर।
और जो हमारे पार्टनर इंस्टीट्यूशन हैं इंक्लूडिंग सरमाया का, उस पर ये अवेलेबल हो जाएगा और वहाँ से वो रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है वो पॉसिबल होगा पब्लिक का उस फोरम पे पार्टिसिपेट करना। साथ ही साथ इस दफ़ा जो एक एडिशनल चीज़ हम कर रहे हैं, इसी कॉन्फ्रेंस के साथ इस्लामिक फ़ाइनेंस एक्सपो भी होगी, जो एक डिफरेंट हॉल में कॉन्फ्रेंस के साथ पैरेलल होगी, जहाँ पर जो पाकिस्तान के इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करेंगे, जिसमें SECP भी मौजूद होगा, स्टॉक एक्सचेंज भी मौजूद होगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां भी मौजूद होंगी, इस्लामिक बैंक्स भी मौजूद होंगे, शरिया एडवाइज़र्स भी मौजूद होंगे, NBFCs भी मौजूद होंगी, मुदारबाज भी मौजूद होंगे, तो जितने तकाफुल ऑपरेटर्स भी मौजूद होंगे इंशाल्लाह। तो वो भी एक काफ़ी बड़ा जो है ना वो सेटअप जो है हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि जहाँ पर इस्लामिक फ़ाइनेंस एक्सपो भी हम पहली दफ़ा ये कंडक्ट होगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इवेंट सेट है और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं फॉर पार्टनरिंग विद अस फॉर दिस टू प्रमोट दिस। और इसमें हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हम बड़ी तादाद में जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी पॉसिबल होगी, नॉलेज शेयरिंग पॉसिबल होगी, कैपेसिटी इन्हेंसमेंट भी पॉसिबल होगी और ओवरऑल पाकिस्तान की ब्रांडिंग हो सकेगी। देखिए, हम जो इस्लामिक फ़ाइनेंस में ना हमारे पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है टू बी अ ग्लोबल लीडर। हमारी इस्लामिक कैपिटल मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक वाइब्रेंट स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास मौजूद है, सकूक की मार्केट हमारी बहुत वाइब्रेंट है, कॉर्पोरेट और सॉवरन दोनों टाइप के सकूक मौजूद है। हमारी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज़, पेंशन फ़ंड, म्यूचुअल फ़ंड अच्छे खासी तादाद में मौजूद हैं और हम बहुत से लोगों को HR के अलावा अपनी सर्विसेज जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हम ग्लोबल लीडर हो सकते हैं इस्लामिक फ़ाइनेंस में। गवर्नमेंट की भी इस टाइम फुल कमिटमेंट है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट आने के बाद भी, इससे पहले भी फेडरल लेवल के ऊपर एक स्टीयरिंग कमेटी ऑलरेडी फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉन्स्टिट्यूट की हुई है जो एक्टिवली काम कर रही है और उसके नीचे बहुत से वर्क स्ट्रीम्स हैं। तो हम समझते हैं कि इस फोरम के थ्रू हम अपने आप को, यानी पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट को और ख़ास तौर पर शरिया कंप्लाइंट जो हमारी इस्लामिक कैपिटल मार्केट है इसको प्रमोट करने में बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टेप और माइलस्टोन हम अचीव कर लेंगे। तो हम इनवाइट करते हैं आपके जो पार्टिसिपेंट्स, लिसनर्स हैं जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं कि वो हमें ज्वाइन करें, इस कॉन्फ्रेंस में आएँ। फ़िज़िकली आ सकते हैं तो फ़िज़िकली आएँ, रिमोटली भी हम अवेलेबल करेंगे इस कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स को। तो हमारे साथ शरीक हों और इस्लामिक फ़ाइनेंस के रेफरेंस से अपने नॉलेज बेस को भी बढ़ाएँ, अपनी कंट्रीब्यूशंस भी लेके आएँ और अपने आइडियाज़ को भी लेके आएँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम कलेक्टिवली जो हमारी इस्लामाइजेशन की जो ड्राइव है इसको आगे ले जाने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तारिक भाई, थैंक यू। आई थिंक थोड़ा सा लंबा हो गया था, लेकिन आई ट्राई टू बेसिकली कवर ऑल द एस्पेक्ट जो कि मुझे नॉर्मली कमेंट सेक्शन में मिलते थे। अगेन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप लोग भी इन्वेस्टेड हैं, किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टेड है जो कि इस्लामिक नहीं है, या फिर किसी ऐसे एंटिटी के साथ रजिस्टर्ड है जो कि शायद रजिस्टर्ड भी ना हो, सो ये कॉन्फ्रेंस एक अच्छा एवेन्यू हो सकता है आपके लिए। वो सारे इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे शायद आप इन्वेस्टेड नहीं है लेकिन आपके लिए ज़रूरी क्यों है, जिसमें तकाफुल भी हो गया, जिसमें शायद आप हाउस लोन भी ले रहे हो, इस्लामिक तरीके से लोन लेना चाह रहे हो, तो किस तरह आप कर सकते हैं। तो आप आ सकते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट में। मैं इसकी रजिस्ट्रेशन का URL इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा जब तक ये अवेलेबल होगी। लेकिन आई होप ये वाली पॉडकास्ट आपको बेहतर लगी होगी। अभी भी अगर आप इन्वेस्टेड नहीं है और सिर्फ इस वजह से इन्वेस्टेड नहीं थे कि शायद ये इस्लामिक में ठीक नहीं है, सो प्लीज़ होपफुली आपकी कुछ क्वेश्चंस या काफ़ी क्लैरिटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, आपने इन्वेस्ट करना है। और अगेन इस डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप यहाँ पे ये सोचें कि मैं परसों अकाउंट बनाऊँगा, अगले हफ्ते देखूँगा, 2 महीने बाद पेमेंट आएंगे फिर देखूँगा। अकाउंट ओपनिंग के लिए पैसे नहीं चाहिए, अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें। पहला पैसा जब आप डालेंगे ऑटोमेटिकली आपकी बिल भी आएगी और फिर आप ज़्यादा फोकस रह के उस पर आप देख भी सकते हैं। स्टॉक मार्केट 92,000 को क्रॉस कर गई है और अभी भी मेरा नहीं ख्याल ये टॉप है। अगर आप इसको भी अभी भी बबल समझ रहे हैं, सो अगेन बिफोर इट्स टू लेट, बेहतर है कि आप इन्वेस्ट कर दें एंड मेक श्योर करें कि आपका जो कैपिटल जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको प्रोटेक्ट भी करें और आप उसको ग्रो भी करें। ये हम सब की जिम्मेदारी भी है, इसमें आप ही का बेनिफिट है। हम कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, या आप ही के लिए हम कह रहे हैं कि जितना आप करेंगे उतना प्रॉस्पर आपका मुल्क होगा, उतने आपके सराउंडिंग में ज़्यादा लोग होंगे। एंड आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। थैंक यू।